बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक जनाब। थैंक यू सो मच अशफाक एक दूसरी कलर की टाई पहन के आए थे, बड़ी ज़बरदस्ती, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सदफ आपके कोट से मैं मैच कर लेता हूँ। भाई वो असल में बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट द टाइम एंड द सूट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टेन टाई। दैट्स व्हाई आई कीप माय टाइज हियर, बिकॉज उसमें ये होता है कि आपके पास टाइज एंड पॉकेट स्क्वायर्स आर द थिंग जो कि किसी भी लिबास के साथ मैच करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बिकॉज अच्छा, बाज़ लोग क्या गलती करते हैं कि जिस तरह की उन्होंने टाई पहनी हुई है उसी तरह का वो पॉकेट स्क्वायर पहन लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैचिंग कर लेते हैं। मैचिंग नहीं होनी चाहिए, उसूलन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये कंट्रास्ट में आपको जाना चाहिए। फिर उसके बाद पैटर्न देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी शर्ट स्ट्रेट उसके अंदर लाइंस में है तो टाई वैसी नहीं होनी चाहिए क्रॉस में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ बस मैं मेंशन करना चाह रही थी, जो लोग रात में दांत ब्रश नहीं करते हैं, और ये हम अक्सर डिस्कस भी कर चुके हैं, उनका जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, यानी कि आपके दिल की जो बीमारियां हैं, वो बढ़ने का खदशा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं रात में, जो आपका स्लेविया है, यानी जो आपका थूक है, उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और आपका थूक ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके माउथ में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सेल्फ क्लीनिंग करता है उनकी। वो बैक्टीरिया प्लाक बनते हैं दांतों में, और उन बैक्टीरिया से वो प्लाक अगर आप ब्रश नहीं करेंगे वो निकल के आपकी आर्टरीज में जाएगा, और आर्टरीज में भी ये प्लाक बनना शुरू हो जाता है। यानी कि पहले होगा 15 से 20 मिनट में बनती है बायोफिल्म। यानी कि स्लाइवा आपके मुंह में रहता है, अगर नहीं है, ड्राइनेस है, पहले बनेगी बायोफिल्म, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता प्लाक और टार्टर में तब्दील होगा। टार्टर सख्त हो जाता है और फिर आपको पता है कि रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। ये छोटी छोटी चीज़ें, और मैंने भी सीखा उस दिन कि भाई दांत ब्रश करने का सही तरीका ये है। लेकिन अच्छा, उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 2 मिनट लग गए। हाँ, उसमें ऑटोमेटिकली लग, मतलब आप ऐसे दांत ब्रश करें तो, और इसमें भी ऑटोमेटिकली अभी 2 मिनट हाँ, लग। लेकिन रात में दांत ब्रश करना जरूरी है, और सुबह इसलिए करें कि आपने 10,000 लोगों से मिलना है, तो उन पे तो आप नहीं चाहते कि आप सांस लें और उनकी सांसें अब वो दूर हट जाएं। चले जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। यस, और यानी सोचिए हमारी वाइब से डिफरेंट हो गई। जैसे हमने क्रिकेट का जिक्र किया और हम होस्ट करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हमारे पीसीबी की वाइब्स क्यों चेंज हो गई। आप अंदाजा करें कि वो टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आई, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत के आई, एक बंदा इंग्लैंड को हराया। साइम अयूब की अदम मौजूदगी की वजह से, उसूलन तो एक बंदे की जगह बननी चाहिए थी, चेंज होना चाहिए था, लेकिन पूरा स्क्वाड जो है वो तितर-बितर हो गया। और तो अब क्या होगा? 2 नाम तो ऐसे हैं जिन पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं आपको टिकट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारे लोग हमसे भी मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं। तो टिकटों की फरोख्त तो ऑलरेडी शुरू हो गई थी ऑनलाइन, लेकिन अब आप फिजिकली जाकर भी बाकायदा तौर पर टिकट खरीद सकते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत के मैच की मैं बात करूँ, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है भारत की हठधर्मी की वजह से, वरना हम सोचें पाक भारत मैच अपने मुल्क में एंजॉय करते, क्या लम्हा होता और कितना मज़ा आता। लेकिन अब ये होगा यूएई में। सो वहाँ पर जब ये ओपन हुआ कि पाकिस्तान इंडिया वर्सेस मैच हो रहा है, तो टिकट जो है ऐसे 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 बिक गए। और टिकट की कम से कम कीमत सुन लीजिए अशफाक, 500 दिरहम रखी गई। वीआईपी टिकट 12,500 दिरहम में फरोख्त हुआ। और इसकी पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम कीमत को कन्वर्ट करें तो ये बनती है कमोबेश 9 लाख रुपए। अल्लाह अकबर। और मैं और सदफ जो है वो 12,500 और 22,000 के टिकट पे कह रहे थे कि ये कौन खरीदेगा। 12,000 रुपीस, 25,000 रुपीस, ये कौन खरीदेगा? पीकेआर। और वहाँ पर 9 लाख रुपए में टिकट खरीद रहे हैं। और अशफाक मैं ये पूछ रही थी शाहिद साहब से, 12,000 के टिकट में खाना तो मिल जाएगा? अंदाजा करें, हमारी सोच देखें। ऐसे मिलना चाहिए, उसूलन तो 2,000 के टिकट में भी देना चाहिए, कुछ चिप्स का पैकेट दे दें। वो तो वो घूम रहे होते हैं ना वेंडर्स, वो खरीदना पड़ता है। लेकिन वो बकायदा वो जो बुफे सॉर्ट ऑफ लगता है ना। अच्छा जी, अब है ये सिलसिला कि दोनों टीमें दुबई में 23 फरवरी को टकराएंगी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और फिर ये है कि यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल समेत 4 मैच शेड्यूल्ड हैं। इवेंट के फाइनल में भारत ना पहुंचा तो मार्का लाहौर में होगा। तो बस ये है कि ये आप देख लीजिए कि ये क्या सिलसिला है। तो तैयारियां वगैरह काफ़ी जारी हैं इस हवाले से। और इसका क्या सीन है? हाँ, अच्छा यहाँ नहीं पूछना। ओह नो, मैंने क्या कह दिया? सब टिकटें खरीदें, मुझसे कोई राब्ता नहीं करें, मैं किसी को नहीं जानती। हाँ। आप यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम पासेस कहाँ से मिलने, और जिनसे आप राब्ता करेंगी वो भी आपको यही कहेंगे, वो भी अब मुझे यही जवाब देंगे। बिल्कुल। चलें जी, अब सियासत पे आ जाएं जी। चलें जी, तो सियासत का शिराजा कहाँ तक पहुँचा है इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि ज़ातियात का नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। इसीलिए बानी ने
आर्मी चीफ को खत लिखा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी का कहना था कि बानी ने लिखा कि मौजूदा हालात में ज़रूरी है कि पूरी कौम फौज के साथ खड़ी। अच्छा, खत तो लिख दिया है, लेकिन अब कुछ वजाहतें भी तहरीक इंसाफ हमें करती नजर आ रही है। तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आर्मी चीफ को खत जो लिखा गया है वो पार्टी पॉलिसी में शिफ्ट कोई नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा गया है। और वजीर आला केपी भी कुछ इसी तरह की बातें कहते हैं आर्मी चीफ हालात मद्देनजर रखते हुए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने एनएफसी से मुतालिक मीटिंग बुलाने की यकीन दहानी कराई है, तो इसलिए ये मामला लेकर मैं अदालत नहीं जा रहा। का एक ओपन लेटर, पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फौज के सलार के सामने में याद नहीं कराना चाहता हूँ। और खान साहब ने यही कहा, जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से टीका एक्ट पास हो गया, जिस तरीके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया टारगेट हो रहा है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने लेटर लिखा है। आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते हैं, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते चलते। अच्छा जी, इस पर उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते हैं कि मुज़ाकरात पर मुसल्लत करदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में तकरीर कर सकें, हुकूमत डरपोक है। सिचुएशंस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे इत्तेहादी साथी थे, इनके हाथ में कुछ है नहीं। ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ आके कौमी असम्बली में वहाँ पे स्पीच नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। ये सब के सब डरपोक लोग हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात से भागने वाले जहनी तनाव का शिकार हो गए हैं और मुतालबा है कि जेल से रहा करो तो मुज़ाकरात करूँगा और एहतजाज मुलतवी करूँगा, यौम सियाह मनाएं या फिर एहतजाज करें, अब अवाम आपके धोखे में नहीं आएंगे। ये तलाल चौधरी का कहना था। बल्कि वो कहते हैं अब अवाम आपसे छुटकारे के लिए यौम निजात मनाएंगे। सो मौलाना फजल रहमान की बात कर लेते हैं। वो ये कहते हैं जी कि सियासतदानों के साथ बैठें और बात करें, इस हद तक ना जाएं कि तमाम रास्ते बंद हो जाएं। 2-4 लोग मामला तय करते रहेंगे तो चीज़ें नहीं चल सकती। तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। आए रोज़ हम ये बात करते हैं, पहले हम ये पूछते थे कि मुज़ाकरात कहाँ जाके मुंतज होंगे, क्या नतीजा इनका निकलेगा, लेकिन वो जनवरी के आखिरी अशरे में हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिसकी उम्मीदें थी या जिसका डर था। अब क्या आपको उम्मीद नज़र आती है कि ज़ाहिर है कि मुल्क के मुस्तक़बिल का सवाल है बकौल पीटीआई रहनुमाओं, तो इसमें क्या डिस्कशन होने की उम्मीद है? बहुत शुक्रिया सदफ इशफाक और ख़ासतौर पर एयर भाई का बहुत शुक्रिया। आप देखें हमने कब मुज़ाकरात से इनकार किया। हम तो उस वक्त जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहते थे मुज़ाकरात करें, उस वक्त भी ये हमारा मजाक उड़ाते थे। और अब भी, अब जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा 7 वर्किंग डेज़, और इन्होंने 28 तारीख को वर्किंग डेज़ पूरे होने थे, इन्होंने 5 दिन पहले कह दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ये बाहर नकदा कोका गा रहे हैं, इमरान अंदर नक्को नाक होया पे अंदर जो अपना जेल में है, और इनको अंदाज़ा नहीं है। अब ये हर तरफ से इनका जो सिलसिला है ये ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है। हम अब भी, अभी तक स्पीकर साहब ने कमेटी जो है उनको डिसॉल्व नहीं किया। हम अब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के बात होगी। लेकिन आज जिनकी खातिर इनकी मोहब्बत जागी है, लेटर लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हीं को कल तक मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी और पता नहीं क्या कुछ कहते थे। जनरल सरफराज का त्यारा तबाह हुआ तो कहते चलो शुक्र है त्यारा बच गया। तो थोड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब इंसान को उस वक्त सोच के बात करनी चाहिए जिसका बाद में जवाब देना भी आपके लिए आसान हो जाए। मुज़ाकरात के अलावा कोई काम नहीं है। इशफाक साहब, डायलॉग ही और सदफ डायलॉग ही सबसे बड़ा हल है। अगर जब भी चाहेंगे ये कहेंगे, लेकिन जिनसे ये डायलॉग करना चाहते हैं उधर इनके डायलॉग होंगे नहीं, क्योंकि इनका 50% काम हो गया। ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे। ये ख़त जो है ये इन्होंने पहले भी 3 धरने करके देख लिए, और भी कर ले। जब भी कोई लीडर आना होता है, जब भी कोई इवेंट आना होता है, इनको धरना याद आ जाता है। अभी तैयब अर्दगान आ रहे हैं, इनको फिर धरना याद आ गया। इस हवाले से नहीं। दूसरा, ये इलेक्शन की बार बार बात करते हैं, ये इस मैटर पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अभी लॉयर में कहूँगा कि तमाम पटिशन जो है बस सब जुडिस है, और उस पर किस तरह से बात कर सकते। ये जो एहतजाज कर रहे हैं या अब ये जलसा जो भी कर रहे हैं, ये 8 फ़रवरी को कर रहे हैं। 8 फ़रवरी को आपको याद है 1 साल हो जाएगा इलेक्शन हुए हुए। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तुर्की के सदर ने आना है, तो यही कुछ डेट्स यही हैं या आप हमें शेयर करेंगे क्या है उनका प्लान?
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा तासर नहीं जाता सदफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अच्छा। जब भी कोई चाइना का सदर आना हो, तुर्की का सदर आना हो, बेलारूस का सदर आना हो, कोई सरकारी डेलीगेशन आना हो, IMF नहीं आना हो, या अमेरिका में IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हों, तो IMF के दफ्तर के बाहर जाके ये मुजाहरा करते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें, रेमिटेंस ना भेजें। ये पाकिस्तानियत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। और दूसरे नंबर पे एहतजाज इनका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान इनको राइट देता है ये एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज। अच्छा। उसमें सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जो उसमें लिखा है कि आप फौज के खिलाफ नहीं बात करेंगे, आप डिसेंस रहेंगे, ये करेंगे। बाकी एहतजाज करने का राइट है, जहाँ पे भी इनको इजाजत मिलती है एहतजाज फरवरी करें। मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, क्या मनाना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, हम तो एक तरह से यौम निजात बनाएंगे एक तरह से कि इनका जो मतलब अपना इनसे जान छूटी है। वरना कहाँ गए वो दरख्त, कहाँ गए वो नौकरियाँ, कहाँ गए वो घर, कहाँ गए वो सारा कुछ जो इन्होंने वादे किए थे। मैं इतने डेली पैसे लेके आऊँगा बाहर से, मैं ये कर दूंगा। अमेरिका से आए तो कहते हैं वर्ल्ड कप के जीत गया हूँ, पता लगा बाद में कि वो जो इंडिया है उसने 370 और 35 एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो मकबूजा कश्मीर था उसको भी अपना हिस्सा बना लिया। तो ये है वर्ल्ड कप। इस तरह से बात नहीं चलती। ये शख्सियत परस्ती के हिसार में है, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। इनके जेर में था कि ट्रंप आके, पता नहीं शायद ट्रंप बिल्कुल फारग बैठा हुआ कि उसको सिर्फ बानी PTI का है कि उसके बारे में मैंने ये करना वो करना। लेकिन अपने मसाइल हैं बहुत सारे। सेनेटर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त ज़ाहिर है कि आपके इत्तेहादी क्या इस सारी सिचुएशन पे आपके साथ हैं। हम ये देख रहे हैं कि PTI की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया जा रहा है, उनका स्टेटस क्या है? ज़ाहिर है कि आपकी जमात उनके साथ रब्ता करेगी, इंगेज करेगी। पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपके साथ मौजूद हैं, और कल तो उनके एक रहनुमा जो तर्जुमान हैं वो तो ये कह रहे थे कि बिलावल साहब तो हो सकता है तहरीक अदम एतमाद तक जा पहुँचे। तो ये तो परेशान कौन सिचुएशन हो सकती है? देखिए इशफाक साहब, ये जो मखलूत गवर्नमेंट होती है उसमें हमेशा ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन चलती हैं, और वो जो भी उनके रहनुमा कह रहे हैं, जब बिलावल बात करेंगे तो उसका एक तरीक़ाकार है आइन में। आइन का आर्टिकल 95 है जो नो कॉन्फिडेंस मूव की इजाज़त देता है, तो उसके लिए नंबर्स होने चाहिए व्हाट्सोएवर। लेकिन मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, हमने इनके कहने पे सारी की पोस्टें भी इनके पास हैं, और कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन अगर हो भी तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये डेमोक्रेसी का PTI को भी हमने इसी तरह भेजा था, और इस मुल्क में तो आपको पता है नंबर्स ना भी हो तो नंबर्स हो ही जाते हैं, वक्त की बात होती है। एक चीज़ और बता दीजिएगा, एक तरफ आप कह रहे हैं हम यौम निजात मनाएंगे, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी हो गए, आप भी हो गए, ऑफ़र कर रहे हैं बार बार कि मुज़ाकरात कर लें, तो जिनसे आप निजात का दिन मना रहे हैं उनको आप बिठा के फिर से बात करना चाहते हैं। सो ये आपकी पॉलिसी क्या है, ज़रा समझाइएगा। जी सदफ, इसमें ये पॉलिसी सिर्फ इतनी है कि पब्लिक एट लार्ज उसको पता हो कि हम किस हद तक सीरियस हैं कि इस मुल्क की खातर अवाम को अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने की खातर इकट्ठे होना चाहिए, और जो कॉमनैलिटीज़ है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये उससे हटते ही नहीं है। हमने तो शुरू में कहा था मुज़ाकरात के लिए, उस वक्त ये कहते थे कि हम मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जरदारी साहब हमारी गोली की नशिस्त पे हैं और MKM के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अगर ये हमें मानते नहीं, उमर अयूब साहब फरमा रहे थे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो हमारे साथ में 3 नशिस्तें क्यों की हैं इन्होंने? इनको किसी ने गुड़ दिया था कि हमारे साथ आके बैठे वहाँ पे और हमसे बात करें? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो जिनसे ये करना चाहते हैं मुज़ाकरात जाके कर लें उनके, ठीक है, जो भी होगा। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहा कोई ऐसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनेगी, ना किसी ऐसी काम में आएगी जो मुल्क के वसी तर मुफाद के खिलाफ होगा। तो फिर अब ये है कि आगे ये जो 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है इन्होंने, PTI ने, तो अब फिर आगे क्या आपका लाहेमल क्या होगा? आपकी जमात का क्या सोच रखा है आप लोगों ने? देखिए जी इशफाक साहब और सदफ, अगर तो ये रहते हैं पुरअमन और स्टेट की रेट को चैलेंज नहीं करते तो ये करें, इनका राइट है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि एज ए परसेप्शन, एज ए लॉयर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनका राइट है। आर्टिकल 19, ये धरना भी दे सकते हैं, मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये स्टेट, अगर स्टेट, क्योंकि इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आप जाके देखें तो इन्होंने हर जगह पे हमले किए। इन्होंने आर्मी की तनसीबात पे हमला किया। क्या इनके लोग नहीं है? अब भी ये मानते हैं कि हमारे लोग थे, सारे गंडापुर भी मानता है, दूसरे भी मानते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे गए थे। तो क्या मुज़ाकरात फौजी जो तनसीबात हैं और वो फौज का जवान जो आपकी जान बचाता है, जो कुर्बानियाँ दे रहा है। अभी एक लड़का जो पिंडी में शहीद हुआ, 1 माह पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी माँ से जाके पूछे ज़रा, उसकी बीवी से जाके पूछे कि उनके अरमान क्या थे उनके बारे, अपना उसकी वालदा का, जिसने छोटे से बच्चे को पाल के तो यहाँ तक मेजर बनाया और वहाँ पे वो शहीद हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि अदारों को बीच में ना लाए, हमसे बैठे, हमसे मुज़ाकरात करें, इसका हल निकलेगा। अगर आपकी 10 बातें हैं, 10 पूरी नहीं होती तो कम से कम 5 पूरी हो सकती है। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जब कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और केस उसके दायरा इख्तियार में आ जाता है, चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो फिर उस पर जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के तहत नहीं बन सकता। ठीक है,
ताहिर खलील ताहिर सिंधु हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। एक चीज़ जो मौलाना फजल रहमान सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीरियसनेस अगर दिखानी है मुज़ाकरात के हवाले से तो ये नहीं होगा 2-3 लोग बैठें और मुज़ाकरात हों, पूरी पार्टी ऑन बोर्ड हो। और फिर जो बयानात आते हैं ना दोनों तरफ से, ये भी नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या होता है, ज़ाहिर है आपकी इंटेंट का भी आइडिया हो रहा होता है और सीरियसनेस भी पता चल रही होती है। क्या कहते हैं अशफाक? बिल्कुल भाई, बात ये है, लेकिन सीरियसनेस होनी चाहिए और बयानबाजी जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उस दौरान नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं एक गैलप पाकिस्तान की सर्वे के मुताबिक। अब आपको पता है सर्वेस कैसे होते हैं, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के जितनी करोड़ अफराद पर मुश्तमिल आबादी है उन सबसे पूछा जाए, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से सैंपल्स हासिल किए जाते हैं। वैसे आप तक किसी सर्वे के दौरान आपसे किसी ने कोई राय नहीं ली, ना मुझसे किसी ने राय दी, कभी किसी ने नहीं पूछा, लेकिन बहरहाल ये सर्वे फिर भी हो जाता है। सर्वे की कॉल नहीं आई तो बहरहाल बात ये, हमें तो ये आते हैं फ़ोन या मैसेज कि आपका ATM ब्लॉक हो गया, फलाने नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, ठीक है। तो बहरहाल या मुझे तो फेक पार्सल के आ रहे होते हैं, अपना एड्रेस जो है वो एडिट कर दीजिए। मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया कि जी आपका भांजा अरेस्ट हो गया, तो सदर थाने में आ जाएं। तो फिर खैर कौन है आपका दुश्मन? पता नहीं, ये तो चलते रहते हैं ना सर, प्रैंक कॉल्स। अच्छा बहरहाल, तो सर्वे पे आ जाते हैं जी, मुद्दे पे वापस आते हैं। सर्वे ये है कि 32% पाकिस्तानी बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। जबकि 68% कभी कभार परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे नताइज के मुताबिक परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवानों और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा है और FAO से ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा। कम तालीम याफ्ता अफराद में से 28% ने रोज़ाना, जबकि 72% ने शाज़ो नादिर। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने के बताया। नहीं, जेनजी जो है वो बड़ी इस मामले में पर्टिकुलर है और परफ्यूम लगाती है और हर किसी के मुख्तलिफ परफ्यूम्स होते हैं, अपनी अपनी उनको उसके नोट्स और खुशबू पसंद होती है। सो भाई परफ्यूम से आपकी पर्सनालिटी जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, जाज़िब नज़र हो जाती है। यानी कि अगर विंटर्स हैं तो उसके अंदर स्पाइसी और थोड़ा सा डिफरेंट नोट्स यूज़ होते हैं परफ्यूम्स के। इवन हैवी परफ्यूम्स यूज़ होते हैं। जो आपके समर्स होते हैं उसके अंदर रिफ्रेशिंग और सिट्रस जो है वो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और ख़ास तौर पर वो जैसे कि जो आपको ताजगी का एहसास दें आपके अतराफ़ में। फिर नाइट टाइम के अलग परफ्यूम्स होते हैं, डे टाइम के अलग होते हैं। इवन ये है कि बारिश के मौसम का भी अलग परफ्यूम होता है। अगर आप इतना कुछ लोग इतने पर्टिकुलर होते हैं, सोने जाते हैं, उसका भी उनका अलग परफ्यूम होता है। तो बहरहाल बात ये है कि जो आप अफोर्ड कर सकें, जिस जगह आप अफोर्ड कर सकें उस हिसाब से आप परफ्यूम यूज़ करें। मोस्टली परफ्यूम्स यूज़ इस तरह से किए जाते हैं कि यू यूज़ देम ऑन योर स्किन, क्योंकि आपके स्किन के साथ जो उनकी केमिकल एक बॉन्डिंग होती है और उसके साथ एक जो केमिकल्स रिलीज होते हैं तो वो किसी को सूट कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन कपड़ों में आप करते हैं तो फिर और उसकी लॉन्जेविटी भी डिपेंड करती है। उसके साथ जो होता है लॉन्जेविटी होती है उसका, फिर ये है कि आपको पता लगता है कि आप जब गुजर के जाते हैं तो वो भी खुशबू आ रही होती है। प्लस परफ्यूम जो है, मैं ये कह रहा था कि आप उसके स्प्रेज जो है ना अपने आप को नहलाएं ना उसमें। एक स्प्रे इधर, ये एरियाज ऐसे होते हैं जो पल्स आपके एरियाज होते हैं ये कैरी करते हैं यहाँ पर इधर, और उनको कभी रगड़े नहीं। परफ्यूम लगाने के बाद ना कभी ऐसा ना करें कि आप इस तरह से रगड़ें, यहाँ पर और इधर इधर, और इसके साथ एक अगर आपने ऊपर करना है तो हवा में करना है। और सर्दियों में एक बड़ा अच्छा काम आप ये कर सकते हैं, जो बाम होते हैं, उसमें लोशंस उसमें यूज कर, उसमें आप परफ्यूम थोड़ा सा ऐड कर लें तो वो जो बाम है जब भी आप लगाएंगे तो वो आपकी खुशबू पूरा दिन आती रहेगी। बिल्कुल। ये अच्छी टिप मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ना है तो बढ़ जाते हैं आगे और आपको बताते हैं पाकिस्तानी बड़ा ज़बरदस्त नाम बना रहे हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। सो आमिर खान पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर जिन्होंने रिंग में दर्जनों कामयाबियां समेटी हैं, उन्हीं की तरह एक और पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हैं आदम अजीम। उन्होंने वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टाइटल अपने नाम किया है। इनका ताल्लुक है कोटली आज़ाद कश्मीर से और आलमी चैंपियन काज़ाकिस्तान के जो ओपोनेंट थे इनके, उनको 9वें राउंड में जेर करके टाइटल अपने नाम किया। अच्छा, इनका नाम बड़ा मुश्किल था, सर्गेई लिपिनेट्स। नहीं, बेसिकली सर्गेई लिपिनेट्स। ये बड़े पुराने बॉक्सर हैं जी, और बेसिकली ये ही वाज़न्ट अ चैंपियन। ये थोड़ी सी करेक्शन में करूंगा, सर्गेई लिपिनेट्स चैंपियन नहीं थे। ये एक वेकेंट टाइटल था जिसके लिए ये फाइट हो रही थी और का टाइटल था, और उसके अंदर सर्गेई लिपिनेट्स का ये था कि इन्होंने माइकी गार्सिया से लेके फिर उसके बाद लेमॉन्ट पीटरसन और कई लोगों के साथ अच्छी फाइट की थी, लेकिन अभी उनकी गुज़िश्ता 4 फाइट्स में से वो सिर्फ एक जीते हुए थे। और यहाँ पर आदम अजीम के बारे में कहा जा रहा था कि वो इनको हरा देंगे। अच्छा, जैरोन एनिस का नाम भी मैं
यहाँ पर लेना भूल गया कि उनके साथ भी इनकी फाइट थी, लेकिन लिपिनेट्स को उसमें शिकस्त हुई थी। लेकिन आप ये देखिए फाइट बड़ी अच्छी रही। ये अलग बात है कि आदम अजीम के 2 पॉइंट्स भी इन्होंने डिडक्ट किए थे लो ब्लोज पे, यानी कि लो ब्लो ये होता है कि बिलो द बेल्ट अगर आप किसी को मारते हैं तो उस पर आपके फाइट्स होते हैं। लेकिन तीसरे राउंड में ड्रॉप किया उन्होंने लिपिनेट्स को, और 9वें राउंड में जाके फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इनफ, रेफरी ने कहा इनफ इज इनफ। व्हाई डोंट यू स्टार्ट कमेंट्री? आई विल बिकॉज आई लव द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। और फिर ये है कि इनकी पूरी हिस्ट्री, और फिर आमिर खान भी ज़ाहिर है कि बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉक्सर थे। और आप ये देखिए ये वेम्बले एरिना है, कज़ाफी स्टेडियम जो हमारा बना है ना, आपने यू हैव बीन देयर ना, 80,000 लोगों की गुंजाइश है कम से कम यहाँ पर, ठीक है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। चलें जी, तो इन्होंने जी जीतने के बाद अपनी जीत अपनी फैमिली के नाम की है। और इनकी वालिदा आदम अजीम की वालिदा कहती हैं कौम की दुआओं से आदम ने पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का नाम रोशन किया। सबको मुबारक देती हूँ और सबका शुक्र अदा करती हूँ कि जो आए जो सपोर्ट की है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला मेरा बेटा। तो इसी तरह आए सारे इसकी सपोर्ट करें और ये इसी तरह जीतेगा और सबका नाम रोशन करेगा। इनको दुआओं में याद रखना, और ये आप इन सब की दुआओं का नतीजा है। और माशाल्लाह से इसने यंग एज में नाम भी बनाया है पाकिस्तान का भी, कश्मीर के लोगों का भी। चलें जी, बड़ी कामयाबी है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है आदम अजीम। थैंक यू सो मच आदम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशन टू यू ऑन बिकमिंग द वर्ल्ड सुपर लाइट वेट चैंपियन। एंड व्हाट कैन आई से, यू टेल अस अबाउट योर जर्नी एंड स्पेशली अबाउट द फाइनल फाइट। Yeah, it was a great fight. You know, the Russian and Kazakhstani heritage, they all are, you know, very tough in those neck of the woods. And, you know, Sergey Litnis, IBF world champion, very strong fighter, very good fighter. So obviously when I went into that fight, I knew it was going to be a tough fight, but I'll come out with flying colours. Adam, you know, everybody's rooting for you because people who knew you, they knew that for a fact that you are going to win this bout because Sergey Lipinets, he was an exceptional boxer, but he was past his prime and he's at age 35. He wasn't much of a threat for you. But tell us more about your boxing camp. Did you prepare for this fight in London? I did, obviously, 9 to 10 weeks. I did a training camp. Obviously, I only get to see the people I love and the people that, you know, close around me on a Saturday, Sunday. I get to spend some quality time, but then obviously go straight back to training Monday to Saturday, early Saturday evenings. I get to, you know, obviously spend time with them. But the main thing is I had to sacrifice a lot of stuff for this fight. And I'm sure your family must be so happy because on one hand you won the title, and on the other hand your brother Hassan Azim also won his fight. So what can you tell us about him and how do you rate him as a boxer? I thought he, you know, boxed absolutely phenomenal. I thought he put on a great performance. You know, although he did obviously hasn't been in the ring for quite a while, and I thought he absolutely, you know, boxed really well because, you know, for a guy who's come off a 1.5 year of, you know, recovery of his shoulder. I mean, I was just going through your record. I mean, even before this fight was announced, and I mean, you have got a stellar record. 12 wins and 9 of them came by the way of knockout. I mean, that is exceptional. So, I mean, how do you box? I mean, are you a swimmer? Are you a boxer? Are you a puncher? Tell us more about it. 13-0 with 10 knockouts. You know, I won the European title, WBA Continental title, and the IBO World title now, and the Youth Continental as well. So, there's 4 belts out there, and I've knocked some good names out as well. Yes. So Adam, who is your favorite? Like, who inspires you? If I talk about boxing, and I heard that Amir Khan was also there. So, Yeah, he was. what was it like? Fighting in his presence. 1,000,000%. My idol, you know, he was definitely my idol when I was growing up. I used to watch all his fights. I've been to his first world title fight as well, and obviously for him to come and watch my first IBO world title fight, it's amazing. And he's been a role model since young age. You know, in Pakistan we have a lot of talent, but you belong to Kotli Azad Kashmir. So, what do you expect from the fighter from this area or from the entire Pakistan? Because every youngster looks up to the fighters who are fighting for the world titles. Especially, we used to look up to Amir Khan. We are looking up to you, and we expect for you to win more titles for us. So, what's your message for the youngsters who want to compete in this area of boxing? Because boxing is not cheap; it's very expensive. Of course, you know, myself, I am from
Azad Kashmir Kothli, and I know that there's other boxers out there that are from those neck of the woods. So I know there's going to be a lot of boxers coming out from there. Our genes and the people that are from there are very strong and tough. And we heard that your family members were also there to witness that win or that glory that you have achieved. So what was their reaction initially? See, it's a great moment for me and my family and my friends. We spent some quality time together, family time and friend times. And then obviously when we sit down, have some food, celebrate, and hopefully, obviously when I get some time off with my family and friends, I get to enjoy myself and then straight back into training. I mean, what an opportunity you had to fight in the Wembley Arena, and I saw your post-fight interview, and I saw you challenging Dalton Smith. It's an old-time rival, and you want to fight him in the future. But you also said that whoever your team decides for you, you're gonna fight them. Tell us more about it. I want to become undisputed world champion. I want to grab the other belts in the division, but hopefully become undisputed world champion. All right, so Thank you so much, Adam, for joining us on the show, and it was marvelous. Like, अशफाक कितना अच्छा लगता है जब हम सिर्फ आमिर खान ही नहीं, जब हम आदम अजीम जैसे बॉक्सर की भी बात करते हैं. आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. मोहम्मद वसीम, उनको जितने हम चाहते हैं कि मौके मिलते हैं, और आप ये देखिए कि उनका काफ़ी टाइम वेस्ट किया गया. ये जो आमिर खान और आदम को फ़ायदा क्या है कि वो जिस जगह मौजूद हैं, स्पॉन्सरशिप्स अच्छी मिल सकती हैं, पैसा अच्छा मिल सकता है, क्योंकि सैंक्शनिंग फ़ी इनकी ये जो 4-5 बॉडीज़ हैं, WBA, WBO, IBF, IBO, ये बहुत इनकी सैंक्शनिंग फ़ी करोड़ों में होती है, और हर किसी के लिए ख़ासतौर पर पाकिस्तान में रहते हुए ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन ये अच्छा सिलसिला है कि पाकिस्तानी निजात बॉक्सर्स वहाँ पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं. लंदन में हो रही है. ट्रेनिंग लंदन में, बिकॉज आपको पता है 8 से 9 वीक्स का 10 वीक्स का कैंप होता है, और उसके अंदर वेट कटिंग से लेके, यानी कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपका 70 किलो वेट है तो आपने 50 किलो पे लेके जाना है, और फिर 24 घंटे में आपको टाइम दिया जाता है कि आप 50 से जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें. तो इट्स नेवर इजी. सो मतलब ट्रेनिंग से बड़ा फ़र्क पड़ता है. एक तो आपको सही, अगर आपको ट्रेनर मिल जाए या आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, तो देखिए कोई भी फाइट है वो जीतना मुश्किल नहीं होता. हम जब भी अपने मुल्क में एथलीट से बात करते हैं, वो हमें ये हर्डल्स बहुत बताते हैं जो उनकी आगे बढ़ने में बहुत रुकावट बनती है. आजकल तो साइंटिफिक बुनियादों पे सारी चीज़ें हो रही हैं. खैर, हम ब्रेक लेते हैं. सुबह सुबह जुबान को इतने उन्होंने झटके लगा दिया अंग्रेजी बुलवा के, अल्लाह माफ़ करे. चलें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. भाई अच्छी चीज़ कोई हो तो उसको सराहना चाहिए. या बताएं. मतलब यहाँ पर जो है ना, हम ये देखते हैं कि और इससे मुकाबलेबाजी की फ़ज़ा भी होती है. और दूसरी एक चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हो तो अक्सर हमें पता भी नहीं होता. जैसे कि अभी पंजाब में एक सेंटर, ऑटिज़म सेंटर, आपको पता है कि कई हमारे बच्चे जो होते हैं हमारे मुल्क में वो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, तो हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती कि उनको कहाँ लेके जाएं या क्या करें. तो अभी हुआ ये है कि 2 दिन पहले वज़ीर आला पंजाब ने, शी इज़ डूइंग वंडर्स फॉर हर प्रोविंस, ये मानने वाली बात है. और फिर ये है कि 2 दिन पहले उन्होंने लाहौर में ऑटिज़म स्कूल पूल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था, जिसे पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म सेंटर कहा गया. अच्छा, इस पर हुआ क्या? इस पर हुआ ये पहले पे एतराज़ हुआ. सिंध के वजीर हैं शर्जील अहमद साहब और सूबाई तर्जुमान है सुमैत अफजाल. उन्होंने कहा कि पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर सिंध हुकूमत ने 2018 में कायम किया, और यही नहीं बल्कि सूबे में 6 सरकारी ऑटिज़म सेंटर काम कर रहे हैं, लिहाजा पंजाब हुकूमत हक़ाइक़ दुरुस्त पेश करे. और फिर ये है कि फिर उसके ऊपर जवाब शिकवा चलता रहा. पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी, अज़मा नहीं ना उज़मा, आई डोंट नो, उज़मा बुखारी खुद पता नहीं अपने आप को कभी उज़मा कहती हैं कभी अज़मा. लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ से मुकाबले का शौक रखने वाले उन जैसी कारकर्दगी दिखाएं. अच्छा. लेकिन बाकी सूबाई हुकूमतें सिर्फ पंजाब के कामों में कीड़े निकालती हैं. और फिर शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने से मुतालिक भी पंजाब हुकूमत के दावे को गलत कहा था, और तस्हीह करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें सिंध ने 2023 में शुरू की थी. मैं अशफाक, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि चलो इन चीज़ों पे बहस हो रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है, बजाय इसके ये कहना हमारे पास भी कुछ है. मैं आकर जी पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, मैं फला को निकाल दूंगा, मैं फला को लटका दूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा. आई लव दिस कि आप इन चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं. हाँ, एक बात यह है कि चाहे वो पहला ऑटिज़म सेंटर सिंध में बना हो या पंजाब में, है तो पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों को सर्व कर रहा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के टैक्स से बनी हुई चीज़ें हैं, जो सर्विसेज हैं जो उन्हें मिल रही हैं. तो दैट्स वेरी गुड. चले, लेकिन ये जो बहस है, ये बहस हेल्दी बहस होनी चाहिए. और लेकिन इसमें ना कोई कहते हैं ना, दिल बुरे नहीं होने चाहिए. तो जरा बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल से. थैंक यू सो मच सुमैता.
सुमैता सही बताइएगा, पहला सेंटर सिंध में कायम हुआ, आप अगर रिकॉर्ड के साथ हमें बता दें तो ठीक है, लेकिन ये जो बहस आगे बढ़ गई है, ये बहस बराए बहस है या ये आप इसे हेल्दी डिबेट कहेंगी, क्या कहेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच। वाकई में देखिए, फैक्ट्स गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रही है पब्लिक को तो वो रिस्पॉन्सिबली करे। तो पहले आपको पता होगा बसेस के ऊपर, फिर जो है वो ये सियाट्स के ऊपर जो ऑटिज्म सेंटर होता है। तो फैक्ट चेक यही है कि सिंध में ऑलरेडी 6 और 7वां जो है गम्बट में ऑटिज्म सेंटर ऑलरेडी चल रहा है 2018 से। ये 2018 में भी अगर आप कहेंगे तो मैं बता देती हूँ, 2018 में कराची का पहला वाला बना जो गुलिस्तान जौहर में बना था। अच्छा। फिर 2021 में हैदराबाद में एक छोटा यूनिट बना था। फिर 2022 में कोरंगी में बना, क्योंकि कराची में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ज़रूरत थी। 2023 में औरंगी कराची में बना। 2024 में हैदराबाद का सेकंड यूनिट बना जो बड़ा यूनिट था। अच्छा सुमेता, फिर 2024 में अभी सखर एंड देन आई एम थैंकफुल टू यू एंड शजील साहब, और बाकी ये है कि मैं शुक्रगुजार मरीम नवाज का भी हूँ कि उन्होंने वहाँ पर सेंटर का इफ्तिताह किया, तो उस पर आप लोगों ने बताया कि नहीं पहले भी था। हम यहाँ पर ऑटिज्म के हवाले से और ख़ास तौर पर बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे हैं उसके हवाले से कई सेगमेंट्स करते हैं कि उन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन ये मालूमात यकीन कीजिए मुझे और सदफ को भी नहीं थी। हम ये कहते हैं इन मालूमात का पता होना चाहिए। जब हमें नहीं पता होगा तो हम आगे लोगों को कैसे बताएंगे कि भाई ये सिंध हुकूमत कोई काम कर रही है। सिंध हुकूमत अपने अच्छे कामों की प्रोजेक्शन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में, किसी भी उसमें नॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा महंगी एजुकेशन ये होती है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल एजुकेशन देनी है, आईईपीज़ बननी होती है जो कि इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान होता है उस बच्चे की कॉग्निटिव उससे कि उसकी एज क्या है, तो वो वैसे ही महंगा होता है। तो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो ये काम कर रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, बल्कि सब्सिडाइज भी करती है वहाँ पे क्लिनिकल चीज़ों को भी। और हमारे यहाँ पे तो स्टाइपेंड भी मिलता है जब आप क्लिनिक पे आते हैं और चेक कराते हैं। और यहाँ पे क्योंकि बिहेवियर थेरेपी अलग होती है, स्पीच थेरेपी अलग होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग होती है। और मैंने रिसेंटली जो विजिट किया था उसमें मैं आपको बताऊं, इट इज़ आप खुद जाके देखिए, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। बहुत सारे स्कूलों से, बहुत सारे प्राइवेट इदारों से बहुत अच्छा We'll definitely go there, Sunata. We'll definitely go there. हम देखेंगे। वहाँ पे अशफाक, they are also teaching them life skills. Okay, देखो, that's एक nice. ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है ना, उसमें 2 स्पेक्ट्रम पे जब होता है तो उसका स्पेक्ट्रम देखना पड़ता है कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह की है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह की है, क्या उसको ऑटिज्म के साथ साथ कोई और भी इशू है, स्पीच डिसऑर्डर भी होता है, डिलेड किस स्पीच तरह होती की है कोई और। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, फिजिकल से लेके स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तक भी, प्लस लाइफ हैक्स भी हैं। जिस तरह हाउ टू, मतलब म्यूजिक थेरेपी भी है, क्योंकि आप सबने वो मूवी देखी होगी जिसमें शाहरुख खान वाज रिएक्टिंग टू म्यूजिक, क्योंकि एस्पर्गर सिंड्रोम, ऑटिज्म, ये सारी चीजें जो है ना म्यूजिक के साथ बहुत अच्छी चलती है। तो यहाँ पे म्यूजिक थेरेपी भी है। तो सुमेता, आपने बड़ी डिटेल बात हमें बताई। अशफाक की बात को ही, उनके सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगी जो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम था कि इतना कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अगर आप पंजाब से कोई इंस्पिरेशन ले या पंजाब आपसे इंस्पिरेशन ले, तो ये पाकिस्तान के ही काम हो रहा है। एक चीज जरा मैं कहूंगी, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नो, कोई इसमें वो नहीं है कि वो हमसे ले या हम उनसे ले, लेकिन प्लीज लोगों को गुमराह ना करें, अपने फैक्ट्स जो सही बताया। अच्छा सुमेता, एक चीज आपने अच्छा वर्ड यूज कर दिया, मुझे सवाल करने के लिए आपका ये वर्ड मिल गया, गुमराह ना करें। लेकिन ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको बाकायदा आकर इसकी तशहीर करनी चाहिए कि ये काम हमने किया है, लोगों को अवेयरनेस दें। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कराची के जवाम, चलें कराची का सैंपल ले लेते हैं, जो यहाँ की पब्लिक है, क्या उनकी ज़रूरत को पूरा करती हैं यहाँ की बसें? ठीक है, आप इलेक्ट्रिक बस लाए, पहली बस लाए, जो भी बस लाए, लेकिन एटलीस्ट ये दावा करना जी कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया इस ज़मीन में, अभी बहुत कुछ करना है। नहीं, देखिए सदफ, अच्छा काम किया है, बिल्कुल किया है सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि हमने पूरी कराची की ट्रांसपोर्ट की जो मसला था वो हल कर दिया। हम तो कह रहे हैं हमें और एडिशन करनी है। हाँ, लेकिन उस एडिशन में हम दूसरी बसेस भी ला सकते थे जो सस्ती बसेस होती है, लेकिन हमने वो नहीं किया।
हम जो है ईवी बसेस ही लाना चाहते हैं, इको फ्रेंडली, क्लाइमेट फ्रेंडली बसेस लाना चाहते हैं। और अभी कराची के ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डील करने के लिए आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। अभी तो ये बड़ी बसेस है जो मेन आर्टरीज पे चलेंगी, फिर आपको विद इन दी आर्टरीज से हट के जो आपकी छोटी रोड्स होती हैं उसके लिए आपको वो डेवलप करना है। तो हम ये अगेन वी आर नॉट डिसइंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि जी हमने सारा काम कर दिया, बहुत अच्छा है। हाँ, जो बसेस हम लेकर आए हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो पाकिस्तान में सबसे पहली बार जो है सिंध हुकूमत जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शजील इनाम मेमन जो हैं वो पीपल्स बस सर्विस लेकर आए। पिंक बस भी पहली पाकिस्तान की फीमेल वुमेन बस में, इवन दो जबकि पीपल्स बस आई ट्रांसपोर्ट के इसमें। लेकिन मुझे ये बताइए सुमेता, इसमें पता है क्या चक्कर है? अभी हुआ ये है कि लाहौर में सब्सिडी इस पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आपको पता है कि वहाँ पर ये जो मेट्रो है, पुराना सेट, आपको पता है कि काफ़ी उसको टाइम हो गया चलते हुए और बड़ा कामयाब भी है। और स्पीडो बस का किराया जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अभी 20 से 60% तक किरायों में इजाफा कर दिया गया है। तो ये आप देखें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाले, आप खुद भी अगर निकलती है तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि पॉश एरियाज़ हो या कोई भी एरिया हो, सड़कें जो मेन आर्टरीज होती हैं वो तक सही नहीं है यहाँ पर। प्लस ऊपर से किरायों में इस तरह से इजाफा करना, क्योंकि लोग कंपैरिजन के लिए देखते हैं कि जी फलां जगह रोड नेटवर्क भी अच्छा है और वहाँ पर ये भी नहीं है, यहाँ पर ये मसाइल भी हैं। तो ये क्यों, इसमें ही कंसिडरेशन नहीं होती कि लोग इस पे, ज़ाहिर है कि पब्लिक बैकलैश आएगा इस पे? देखिए, पब्लिक का बैकलैश आया है, लेकिन पब्लिक की ही लार्जर इंटरेस्ट में जो अभी ये जो सब्सिडाइज वो था उसी के ये पैसे यूज होंगे टू बाय न्यू बसेस, नई बसेस, ताकि हमारी बसेस जो गवर्नमेंट का पैसा यूज हो रहा है वो बसेस में इस्तेमाल कर सकें। प्लस सिर्फ 20 रुपये किराया बढ़ा है फ्रॉम 100, जो लॉन्गर राउट था 15+ का किलोमीटर्स का, उसमें 100 से 120 हुआ है और 50 से 80 रुपीज़ हुआ है। एयर कंडीशन बसेस हैं, अच्छा सफ़र होता है, सेफ एंड सिक्योर्ड है, फीमेल्स भी अपना सिक्योरिटी वाइज क्लियर है, अच्छी बसेस हैं। अच्छी बसेस के लिए थोड़ा सा ये गुंजाइश रखनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट को भी चलाना है एक सिस्टम को। अभी जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हैं बसेस और आगे आपको मजीद ऐड ऑन करनी है। असल में उसमें चक्कर ये है सुमेता, मसला ये है कि हमारे अगर चीज़ें सिस्टमेटिकली हों तो बहुत अच्छा हो। मिसाल के तौर पर अगर 37,000 कम से कम तनख्वाह है तो वो अगर हर किसी को मिले तो फिर ठीक है। आपको पता है यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह में अक्सर क्या होता है कि डायरेक्टली हायरिंग्स नहीं होती, एक ठेकेदार के थ्रू हायरिंग होती है ताकि इन कंपनीज का, फैक्ट्रीज का नाम ना आए कि ये कम पे करें। अब वो ठेकेदार 15,000 भी देता है, 20,000 भी देता है, 12,000 भी देता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी को 15,000 मिल रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि और वो 15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो 100 से 120 रुपये किराया हो जाएगा। 100 भी कर ले तो 6,000 तो किराया बच जाएगा, बाकी वो बेचारा कहाँ से जिंदगी गुजारेगा। तो इस एतबार से अगर हम सोचें तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग वेल ऑफ है उनके लिए तो मसला ही नहीं है, या जिन लोगों की सैलरी थोड़ी अच्छी है। देखिए आपको मैं बताऊं कि जो हमारी नॉर्म, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि महंगा करना कोई अच्छी बात है। कभी भी जैसे कोई भी टैक्स लगता है या कोई भी चीज़ होती है तो गवर्नमेंट अपनी खुशी से नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप नॉर्मल रिक्शा भी अगर आप लेते हैं, रिक्शा इज़ नॉट चीप, रिक्शा इज़ एक्सपेंसिव। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना, उस तरह से तो फिर हम आ जाएंगे कि दूसरी जो कैब सर्विसेज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर आप देखो तो 120 में आप 15+ किलोमीटर्स आप सफ़र कर रहे हैं। एंड ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखें शायद अगर कोई और प्लान वो हो सके, लेकिन एज फार अभी जो है ये वाली सब्सिडी जो है वो यूज़ होगी टू बाय न्यू बसेस। और इंशाल्लाह इसी तरह से आप देखेंगे पिंक टैक्सीज भी आ रही हैं, ईवी टैक्सीज भी आ रही हैं। तो ट्रांसपोर्ट के निजाम को कंटिन्यूअसली सिंध गवर्नमेंट बेहतर करेगी अलोंग विद द रोड। चलें जी, थैंक यू सो मच सुमेता फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। सर्द मौसम पे आ गए, सर्द मौसम है, थोड़ी खुनकी है, आज खुनकी थी, पंखा नहीं चलाया। नॉट एट ऑल, क्या मतलब? कोई खुनकी नहीं। यहाँ बैठे भी आपको फील हो रहा है कि भाई गर्मी हो रही है, कोट पहन लिया तो गर्मी लग रही है। मेरी बात सुने, जब यहाँ पर बेचारे मर्द कोट पहन के आते हैं तो ये खवातीन उनसे इजहार हमदर्दी नहीं करती और कहती हैं कि ये जो एसी क्यों चलवा रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे जो है वो हमें सर्दी लग रही है। आज कोट पहन के आई हैं तो आज हमारी हाँ में हाँ मिला रही है कि हाँ भाई गर्मी होती है। एसी का टेम्परेचर 18 भी ना करें, एक मॉडरेट टेम्परेचर 24 तक ठीक है ना, 22 ठीक है, फाइन है भाई। हाँ, क्योंकि हमारे लिए नहीं, आप कहेंगे कि वैसे तो 26 पे चलाना चाहिए भाई, मशीनरी वगैरह, लाइट्स वगैरह एटसेट्रा। ऑफिस की तो आप कह रहे हैं कि 22 पे चला लो, 18 पे चला लो, घर में तो 26 पे। इलेक्ट्रिसिटी ना, वो क्या कहते हैं, मशीनरी ना, सुन लिया होगा मैनेजमेंट ने, आप मैनेजमेंट चलाएगा 28 पे। चले खैर, हम मौसम की बात कर रहे थे तो मौसम में कुछ पसंदीदा
मशरूब होते हैं और हम सब का पसंदीदा मशरूब है चाय। सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, खुशी हो, गमी हो, और यकीन बोरियत करें हो कि रही हो, यहाँ पर सिर्फ या बहुत मशरूबात काम मशरिक करना की हो, बात हो रही है। सर में दर्द हो तो हम क्या पीते हैं? चाय। हाँ। लेकिन कुछ हमारे जो पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पर सब्ज चाय का बड़ा इस्तेमाल होता है, खासतौर पर सर्दियों में। आपको हैरानी हुई होगी सुन के। उसके साथ आपको पता है कि वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी सर्व होते हैं, नट्स वगैरह ये चीज़ें भी रखी जाती हैं, और फिर उसके साथ साथ वो मिश्री या फिर गुड़ या फिर चीनी, ये हस्बे जायका और ये इस तरीके से सर्व की जाती है, लेकिन वो करते हैं। अच्छा, जो अगर हम बात करें चमन की, तो वहाँ पर जो कहवा खाने बने हुए हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर चाय दस्तयाब नहीं होती, वहाँ पर कहवे पर ही जोर होता है। तो कहवा खानों में आप देखें कि शहरियों की बड़ी तादाद, लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर जाके पहुँचती है। तो अख्तर गुलफाम इस पर रिपोर्ट करने देखते हैं। समेत शुमाली बलूचिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। चमन, किला अब्दुल्ला, ख्वाजा ख्वाजा इमरान, तोबा अचिगज़े में -4 सेंटीग्रेड तक जो है वो गिर गया है। चमन जो है वो आज -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ख्वाजा इमरान और तोबा अचिगज़े में -4 सेंटीग्रेड दर्जारात जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। एलियान चमन जो चमन के शहरी बासी हैं, उन्होंने सब्ज़ चाय के केवाखानों का जो है वो रुख कर दिया है। हम लोग से सुबह सवेरे उठकर हमारे सकाफती हो और हमारे यहाँ पर जो बहुत बड़ी जबरदस्त नेमत जो है वो सब अच्छा है। हमारे पहाड़ों पे बर्फ पड़े हुए हैं, इधर बहुत ठंड हवाएं चल रहे हैं। हमारे लोग आते हैं इधर सब चाय पीते हैं। देखिए जी, यहाँ पे जो शहरी मौजूद है, इनका ये कहना है कि यख बस्ता हवाएं चल रही है। इन यख बस्ता हवाओं का मुकाबला करने के लिए वो सब्ज़ चाय के केवाखानों की तरफ वो रुख करते हैं। इनका ये कहना है कि सब्ज़ चाय जो है वो बदन को गर्म रखती है। क्या बात है जी, गर्म है। रखते हैं। ये तो जाहिर है कि आप देखें सूप्स वगैरह का रुझान होता है, कहीं पे चाय का, यहाँ पर कराची वगैरह में चाय का रुझान होता है। एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि जितने आधे से ज्यादा होटल उठा के लिखते हैं उस पे लिखा होगा कोयटा चाय, कोयटा चाय, और कोयटा चले जाए तो वहाँ पर कहवा मिलता है आपको। कोयटा में जाए तो आपको दूध वाली चाय नहीं मिलती। क्या आप ये खुला तजाद नहीं है? ऐसा क्यों है? आप उस अंदाज में बोल के दिखाएं। इस पे हम बात करेंगे भाई। और क्या अच्छा, वैसे कराची को मिनी पाकिस्तान इसलिए भी कहते हैं कि जब यहाँ कोई भी शहरियत से लोग आते हैं या किसी भी सूबे से या इलाके से, तो वो यहाँ के रंग में कहते हैं ना रंग जाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती है। चले जी, अब एक मसला आ गया है बड़ा जी, वो है कि ये कस्टम एजेंट्स का इशू है। मुल्क भर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बंद होने का खदशा है, और पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी है। क्या चक्कर है, इस पर बात कर लेते हैं। अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ARY न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं मुझे। नाज़रीन को अंजुम से पूछ लेते हैं। मैंने कहा ये ना समझे ना कि कस्टम, हाँ ये सीरियस टॉपिक है। तनाज़ा हमें जानना चाहिए कि हुकूमत और पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन का क्या तनाज़ा है। अंजुम बताइए। ये सिलसिला ये हुआ था कि 15 दिसंबर से फेस टेस्ट एक निज़ाम शुरू किया गया था, जिसमें कस्टम अप्रेजमेंट अफसरान को एक हॉल में बिठा दिया गया था, जिनसे उनका दुनिया से रब्ता मुनक़ता कर दिया जाता है 12 घंटे तक। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, और ये कस्टम की क्लियरिंग का काम वहाँ पर बैठ के सुकून से सर अंजाम देते हैं। जिसके बाद एजेंट्स की जानिब से भी पहले इसमें थोड़ा सा मदामत हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बेहतर चल रहा है। ताजरों ने कहा कि जी इसमें थोड़ी ताख़ीर हो रही है, लेकिन उसके बाद सिस्टम बेहतर होता चला गया। लेकिन सूरत हाल ये हुई कि कुछ अर्से बाद ये अफवाहें उड़ना शुरू हुई कि कुछ कस्टम अफसरान और कस्टम एजेंट वाले जो है ना आपस में मिल के जो GDs हैं, जो गुड डिक्लेरेशन है, जो सामान बाहर से आता है, उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा। इसकी निशानदेही होने के बाद चीफ कलेक्टर कस्टम नासिर जमील ने इसके ऊपर काफ़ी निगरानी शुरू की। तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने 2 रोज़ कबल उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए 45 कस्टम एजेंट्स के लाइसेंस मनसूख किए और अपने एक अप्रेजर को भी मुअत्तल कर दिया, और FIR भी दर्ज की 3 कस्टम एजेंट के खिलाफ, और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके मुकदमा भी दर्ज किया, जिसमें कस्टम का ऑफिसर भी मुलविस था, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जिसके बाद कस्टम एजेंट एसोसिएशन ने कहा कि जब करप्शन ख़त्म करने के लिए निज़ाम शुरू किया गया तो करप्शन क्यों हुआ, तो सिर्फ हमारे एजेंट्स के लाइसेंस क्यों मनसूख किए गए, जो मुलविस है उनको गिरफ्तार किया जाता है। 45 के जो लाइसेंस मनसूख किए गए वो हमें कबूल नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने कल एहतजाज भी किया। अच्छा। और आज उन्होंने लाहेमल का ऐलान करना है कि अगर ये लाइसेंस बहाल नहीं किए गए तो वो मुल्की हड़ताल करेंगे, जिसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम मुतासिर होगा, जिससे सनती सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो सकती हैं। ऑयल भी बाहर से आता है, खुर्दनी तेल भी आता है, अशिया खुर्दनोश भी आती हैं, वो भी एक्सपोर्ट पे स्टक होने का खतरा है। जहाज अगर रुकते हैं तो डैमेजेस और शिपिंग कंपनियों के डॉलर्स में जो पैसे बाहर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। देखिए अब ये मामला कहाँ जाके तय होता है। फिलहाल
ये मामला अभी तनाज़े की शक्ल ही इख्तियार कर चुका है। ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अब्दुल वहाब, आपने हमें तब तक सूरत हाल से आगाह किया। हर तरफ देखें मसाइल तो अपनी जगह मौजूद देखिए हैं। वो सिंध में जो वाइस चांसलर का होना है हाँ। वो मसला हल नहीं हुआ, दीगर उसके ऊपर मसाइल। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुस्तकिल मिजाज है, लेकिन मैं ये भाई जब समझता हूँ कमेटी बन जाती है ना हाँ, अशफाक, तो फिर समझे होंगे। समझे कि काम नहीं है ना? होना। तो फिर बाकी कोई मर्जी जो मर्जी बात करता रहे तो उसके अंदर होता ये नहीं है। लेकिन कमेटी ये हो कि देखेगी। अक्रॉस द बोर्ड हो ना, हाँ। कि कभी हम देखें कि जनाब ये जो कोई प्रोफेसर साहब जो हैं वो किसी और शोबे में बैठे हैं, फिशरीज़ के महकमे में बैठे हैं, कहीं सिंध गवर्नमेंट के किसी सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, किसी आला ओहदे पे। तर्जुमान बन गए सिंध। हाँ, तो वो फिर चीज़ें फिर समझ में आएंगी। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम है। प्लेटफॉर्म है ARY न्यूज़ का, शो का नाम है बाखबर सवेरा, और इस पर ये जो हमारे पेजेस हैं इन पे आप अपनी अपनी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे शो अभी नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, आपको देखना चाहिए। अच्छा 9 बजे से उनके 11 बजे हम क्यों आपको अल्टरनेट ऑप्शन देंगे, उस टाइम देख लेना, उस टाइम देख लेना, और जो वो लाइव लाइव देखने फीड का पीछे मजा है। करके देख लेना। नो, अभी देखें, क्योंकि ये जो लम्हा है ये फिर इस वापस लम्हे नहीं में आना। हम जिंदा हैं, ये जो लम्हा है इस लम्हे में हाँ, हम जिंदा हैं। एग्जैक्टली। सो भाई तो आप लाइव देखें, और इसलिए आप दुनिया के उफक पे क्या हो रहा है सदर अब्दुल दुनिया के जब्बार? उफक पे बहुत डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं आकर क्या कैसे कैसे ऑर्डर पास कर रहा है, कभी कनाडा को तड़ी लगा देते हैं, कभी चाइना को कुछ कह देते हैं। हाँ। सो अब देखें नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होता है। कभी वो कहते हैं जो गैर कानूनी तारिकीन वतन है हाँ। उनको गुआंतानामो बे जेल में बंद कर कभी देंगे, टैरिफ बढ़ा देते हैं इधर उधर। टैरिफ बढ़ा देते हैं। शुक्र है हमारा टैरिफ नहीं बढ़ाया, उन्होंने कहा ये वैसे ही कर्जों के जाल में जकड़े हुए हैं, हम ही इनको पैसे देते हैं, भाई कर्ज देते हैं शुक्र हमारे करें तरफ से। उनकी नजरे करम अभी यहाँ Oh, नहीं yes. हुई है, पता नहीं वो किस मिजाज के हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट शुक्र किया करें जा किसी भी सकता मकसद के लिए वो फोन कॉल नहीं कर रहे, हाँ। विच इज वेरी नाइस थिंग। है। तो ये तो बहरहाल बात ये है। चले जी, तो बहरहाल। जरा हम आपको कुछ अल्लाह ऐसी अकबर। रिपोर्ट से आगाह करें जो पाकिस्तान में कहा जाता है जी वसाइल इतने नहीं है जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन और अब ऐसा जो सिर्फ शाहराहों पे जाएं तो आपको लगता है, हाँ, यानी कि शाहराहों शाम पे- को अच्छा, शाम उसका को इशू अलग है। हैं? कराची की शाहरा की आप बात करेंगे क्योंकि यहाँ पूरे पर मुल्क पब्लिक में। ट्रांसपोर्ट नहीं है जिस तरीके से एक एडवांस कंट्री में होती है। लंदन की बात कर लें, सिंगापुर की बात कर लें, चले आप UAE की बात कर लें, जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको इतना पब्लिक का जो है जमे गफीर नज़र आता है। अगर यही बंदा 100 बंदा एक बस में हो तो आपको 100 गाड़ियाँ कम होंगी, कम हो जाएंगे, एटलीस्ट 99 गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। तो एंड ये- नॉर्मलाइज इट। हाँ। अच्छा जी, चले बहरहाल अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसने बताया कि साल 2024 में पाकिस्तान में शरह पैदाइश में कमी देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शरह पैदाइश 1994 में 6% फी खातून से कम होकर 2024 में 3.6 रह गई है। अच्छा, बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये फर्टिलिटी जो है वो पाकिस्तान में, कल आई वाज गोइंग थ्रू दैट ऑन सोशल मीडिया, तो वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में फर्टिलिटी कम हुई है, फर्टिलिटी रेट कम हुआ, फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। पॉपुलेशन की तो ग्रोथ का वो जो एक पैमाना ये भी है ना ये कि पैमाना फर्टिलिटी है, कम हुई ठीक है। अच्छा, तो उसके अंदर कई फैक्टर्स आ सकते हैं। आप अंदाजा करें कि 1994 में जो खुराक होती थी, जिस तरीके से चीज़ें होती थी, अब वो चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, आपकी खुराक वो नहीं रही है। ये अलग बात है कि अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, आप काफ़ी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस लेवल तक एजुकेशन होती है, बहुत कम तक का अर्ली उससे फ़ायदा मैरिज का उठाते हैं। ट्रेंड बहुत था, अब लोग बहुत लेट शादियां कर रहे हैं। तो पहले ये बताया जा रहा है कि एक खानदान या एक औरत फी 6 बच्चे होते थे, अब ये तकरीबन 3 से 4 बच्चे जी, कहा जाए इन्हें। 3 से 4 बच्चे, और वो बहरहाल तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे जी अवामिल हैं। और इसके अंदर फिर ये होता है कि हम, आपको पता है कि सिंध में से अक्सर बात किया करते थे कि बच्चों की पैदाइश होती है, फिर कम उम्री में शादी होती हैं, इंतहाई कम उम्र में शादियाँ होती हैं, फिर ये होता है कि वहाँ पर तौलीदी सेहत का कोई प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं है, निज़ाम नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि कंसेप्शन से, कंसीव करने से लेके बच्चे की विलादत तक माँ कितने मराहिल से गुजरती है। और ऐसे में अगर उसको न्यूट्रिशन ना मिले सही, उसको खुराक ना मिले सही, उसको वाइटामिन ना मिले सही, या उसके चलने फिरने का, उठने बैठने का ख्याल ना रखा जाए, तो फिर नतीजा जो है वो फिर अक्सर ख़तरनाक होता है। फिर वो जो बच्चा पैदा भी हो जाए तो वो भी माल न्यूट्रिशन रहता है, और फिर पैदाइश के बाद कुछ अरसे के बाद वो सर्वाइव नहीं कर और पाता। ये कि So there are so many बच्चों में issues. जो गैप होता है वो भी माँ की सेहत के लिए बड़ा मैटर जी। करता है, उसको मद्देनजर रखते हुए। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक जो बड़ा अहम मसला है उसके हवाले से जिक्र करते हैं। फितनतुल खवारिज और अफगान हुकूमत के गठ जोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं। तो 31 जनवरी की रात DI खान में 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया और अफगान सूबे बागदेस के नायब गवर्नर
गुलाम अहमदी का बेटा भी इसमें शामिल था। अच्छा। अब सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई है और अफगान हुकाम का बदरुद्दीन की लाश लेने से इनकार सामने आया है। सो अफगान तालिबान क़यादत के अब भी अगर कहा जाए कि दहशत गर्दों से ताल्लुकात हैं तो ज़ाहिर है वो एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो फितनतुल ख़वारिज को अफगान तालिबान की दिफाई, तकनीकी, माली मदद हासिल है, इसके भी शवाहिद मौजूद हैं। और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं दहशत गर्दों को अमरीकी असलहा फराम किया जा रहा है। वो जो छोड़ के गए थे दहशत गर्द अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ये भी कहते हैं कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस नहीं, भारत मगरिब में भी दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो इस पर हमारे साथ ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर उमूर कौमी सलामती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। थैंक यू सो मच जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम अक्सर व बेशतर ये बात करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि फैसिलिटेशन के बगैर कोई मामला मुमकिन हो, और अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे पहले भी खदशात रहे हैं इससे मुतालिक, और अब तो ये शवाहिद सामने आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर दें। तो ये इस मामले को हमें कैसे अब आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर इसके ताने बाने और जोड़े जाएँ तो फिर पड़ोसी मुल्क से आके एक और पड़ोसी मुल्क से आके भी मिलेंगे। सो व्हाट नीड्स टू बी डन सर? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात और मौजू का इंतखाब किया आज। कल जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये बात सामने आई कि अफ़गानिस्तान के एक सूबे के नायब गवर्नर के साहबजादे बजाते खुद जो है वो एक दहशतगर्द कार्रवाई में हलाक हुए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि जो TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से हो रही हैं, उनका जो असर रसूख है, उनका अमल दखल और जो है वो हाईएस्ट लेवल पे अफगान तालिबान की हुकूमत से जुड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफगान तालिबान के एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के हवाले से, दहशतगर्दी को हवा देने, उसको बर्दाश्त करने, उसकी सरपरस्ती करने के हवाले से ये अब बतदरीज आलमी पजीराई भी हासिल कर रहा है। और आपने देखा कि हाल ही में जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई उसमें भी ये बात कही गई थी कि दोबारा से अफ़गानिस्तान जो है आलमी दहशतगर्द तंजीमें, सिर्फ इलाकाई नहीं जिसमें अलकायदा और दाइश शामिल हैं, उनका गढ़ बन चुका है। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक खुशाइन बात यह है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया की नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबाल, उन्होंने 2 दिन कबल फॉक्स टीवी पे ये कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ी गलती और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। जिस अंदाज में वो अफगानिस्तान से निकले हैं, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे असलहा छोड़ के गए हैं, और जिसकी वजह से वो दोबारा दहशतगर्दी का मरकज़ बन गया है। बल्कि उन्होंने ये तशवीश जाहिर की कि अगर यही तर्ज़ अमल अफगान तालिबान का जारी रहा तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका को दोबारा फौजी मुदाखलत अफगानिस्तान में करनी पड़े। इतनी तो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि तुलसी गैबर्ट ये कह रही हैं, बड़ी क्लोज है डोनाल्ड ट्रंप के भी। तो आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इधर आना चाहेंगे? क्योंकि उनकी दो टोक पॉलिसी ये है कि हम किसी नए तनाज़े में नहीं कूदेंगे, हम ख़त्म करेंगे जंगे, हम शुरू नहीं करेंगे। बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, 2 बातें हैं। एक तो ये कि तुलसी गबाल जो हैं उन्होंने खुद 23 साल अमरीकी फौज में सर्व किया है और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में उन्होंने कई महाजों पे खुद भी हिस्सा लिया है। तो वो ग्राउंड सिचुएशन से बखूबी वाकिफ हैं, और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो बहुत गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियाँ थी, जिसके नतीजे में 4,27,000 असलहा के जो मुख्तलिफ अंबार हैं वो अफगानिस्तान में जिस अंदाज में अमरीकी अफवाज छोड़ के गई, उसकी भी वो बहुत शदीद नाकिद हैं। और दूसरी बात जिसे आपने कहा कि वो आप अंदाजा करें कि उस असले की मालियत $7 अरब है, कम अज कम। जी बिल्कुल, और वो यकीनी तौर पे मुकम्मल डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद रखती हैं। इसलिए उनको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंडर काम करेंगी अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो। और तीसरी बात यह है कि अब यूं लगता है कि पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान थोड़ा सा मफादात और सोच का इर्तिकाज बढ़ रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में आपको याद है कि कुछ गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहतात स्टेटमेंट्स आई थी, जबकि तुलसी गबाल का बयान से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे को तशवीश से देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक चीज इसके अंदर इसका मतलब, अच्छा प्लीज आप अपनी बात जी बताइए, मैं कर लेता हूँ। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है
कि बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने अपने इब्तदाई कलमात में भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी खारजा पॉलिसी में दिफाई हिकमत अमली के मुकाबले में जो माशी दबाव है उसको सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका दोबारा से जंग मुसल्लत करेगा, ये फौजी मुदाखलत करेगा, लेकिन जो दहशत गर्दी के खिलाफ उसकी कार्रवाइयां हैं वो जारी रहेंगी। आपको बताता चलूं, अब से चंद दिन कबल ट्रंप इंतजामिया के इख्तिदार में आने के बाद जो पहला फैसला ट्रंप इंतजामिया ने किया था वो सोमालिया में आईसिस यानी कि दाइश के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में आईसिस के कुछ रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि दाइश और अलकायदा और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जो टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक्स हैं वो जारी रहेंगी। बड़े पैमाने पे जो जंग या फौज कशी है होगा, लेकिन एक चीज मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने बताया कि चलें ठीक है कि इर्तिकाज़ बढ़ेगा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन फिर आ जाती है फाइनेंशियल मामलात, जहाँ पर माली मामलात आ जाते हैं। तो आपको पता है कि ट्रंप का एक तो डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका में बड़ी बूम करती है कि वहाँ पर उसकी वजह से फैसले होते रहें, और दूसरा फाइनेंसिस की वजह से। अब इंडिया और अमेरिका का जो आपस में ताल्लुक है वो भी इसी वजह से है कि बायलैटरल ट्रेड भी उनकी अच्छी खासी है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज़ भी हैं इंडिया में। दूसरा, इंडियन लॉबी वहाँ पर बड़ी सरगर्म है। अगर इस साइड पे ये बात हो रही है तो वहाँ पर ये भी मद्देनज़र रखना होगा कि उनकी लॉबी भी अगेंस्ट पाकिस्तान बड़ा काम कर रही होगी। तो इस पहलू पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत अहम सवाल है। अगेन देखिए, ये एक हकीकत है कि भारतीय लॉबी का असर रसूख अमेरिका में काफ़ी बढ़ रहा है। तो यकीनी तौर पे हकीकत पसंदाना बात यह है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग उतनी ही मुनज़्ज़म और मौसर करने की ज़रूरत है। अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं चूँकि अमेरिका में रहा हूँ, वाशिंगटन में कई साल, मैंने देखा है करीब से कि वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि थिंक टैंक के ज़रिए से, लॉबिंग ग्रुप्स के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से कांग्रेस और अमेरिकी इंतज़ामिया के ऊपर असर रसूख बढ़ाया जाता है। और ये अमेरिकी सियासी निज़ाम में इसको कोई मायूब नहीं समझा जाता। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए कि एड, रिलीफ और असिस्टेंस के बजाय ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में उन शोबों में हम ताउन के मौके तलाश करें जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब दिलचस्पी रखते हैं। उसमें 3 शोबे हैं। एक शोबा जो है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को फरोग देना चाहते हैं, वो उसके साथ माइनिंग का शोबा जुड़ा हुआ है। तीसरा होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री है। ये वो शोबे हैं जो कि खुद पाकिस्तान भी इसमें अमेरिका के साथ ताउन और इन्वेस्टमेंट का ख्वाहा है। तो यकीनी तौर पे दोनों मुल्क ऐसे शोबे तलाश कर सकते हैं जिसमें ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें। बिल्कुल आपने पॉइंट आउट ठीक किया है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे ऐसे खारजा उमूर के इशूज़ होते हैं जिनको बहुत ब्रॉडली डिस्कस होना चाहिए, और ज़ाहिर है अब नई इंतज़ामिया है, किस तरह चलना है अमेरिका पाकिस्तान ने, ये आने वाले दिन ही में डिसाइड होगा कि क्या होता है। अच्छा हाँ जी, अब ज़रा हम तस्करा कर लेते हैं। वो कल परसों वो बात हो रही थी ना कि ये K9s का क्या रोल है और किस तरीके से ये जो है वो हैदराबाद से क्यों मंगवाए गए और यहाँ पर सुराग रसा कुत्ते हैदराबाद से मंगवाए गए, यहाँ क्या चक्कर है? तो यहाँ पर क्या सिलसिला है? तो इस पर नज़ीर शाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो उससे काफ़ी कुछ हमें मालूमात आइडिया हो जाएगा कि क्या इशू है। देखते हैं। दहशतगर्दी का वाक़या हो, मंशियात तलाश करनी हो या किसी लापता का सुराग लगाना हो, पुलिस की जानिब से सुराग रसां कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंध पुलिस के इस खुसूसी यूनिट को क्या कहा जाता है, ये कैसे काम करता है, आज हम आपको दिखाएंगे खुसूसी रिपोर्ट में। सिंध पुलिस का ये खुसूसी यूनिट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुसूसी सुराग रसां कुत्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। K9 यूनिट है, हमारी स्पेशल ब्रांच इसको ऑर्गेनाइज करती है सिंध पुलिस की। तो ये हमारे एक समझे खुफिया इदारा जिसे आप समझ जाते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 40 डॉग है अडल्ट, उसमें मुख्तलिफ ब्रीड है। इसमें लेब्राडोर है हमारे पास, रोडवेलर है और जर्मन शेपर्ड है और बेल्जियम मेलिना है। तो सर इनको मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर और मुख्तलिफ मकसद के लिए तैयार करते हैं। स्नैफ के तरीक़ाकार तीनों मुख्तलिफ हैं। अगर उसको हमने शुरू से नारकोटिक्स पे लगा दिया तो वो मंशियात पे काम करेगा। काम तीनों एक जैसे है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तो
एक कुत्ता एक वक्त में एक काम कर सकता है। अब हम एक डेमो करेंगे और देखेंगे कि ये कुत्ते अपने हदफ तक कैसे पहुंचते हैं, और जो यहाँ के जो ट्रेनर हैं ये हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर मंशियात या एक्सप्लोसिव रखेंगे और हम एक डेमो देखेंगे। यहाँ आपने देखा किस तरह पेट्रोल के टैंक में इसको रखा था, तो इस कुत्ते ने इसको ढूंढ कर निकाला। माजी में खोजी कुत्तों के जरिए गांव गोठों के बड़े बड़े केसेस हल किए जाते थे। पुलिस चाहे तो इस दौरे जदीद में इन सुराग रसा कुत्तों की मदद से लापता बच्चों का सुराग लगा सकती है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। फिर सवाल यही उठता है क्या? कि अगर ये सब कुछ था तो ये बच्चों की तलाश के लिए वहाँ से हैदराबाद से कुत्ते क्यों मंगवाए गए? 40 कुत्ते मौजूद भाई हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक वक्त में एक कुत्ता एक ही काम तो कर सकता है। मैंने सही नहीं कहा था। अब भाई इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग है कि नहीं, मुझे बता दें कि कुत्ता बड़ा टैलेंटेड जानवर है। उसको मल्टीपल टास्क आप सिखा और अगर सकते हैं। आपके पास आप उसमें इजाफा कर लें, आप ऐसे कुत्ते भी इंडक्ट कर लें जो कि कोई गुमशुदा हो जाए तो उसको भी तलाश कर सकें। सो ये मुझे समझ नहीं आई, जब इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, इतनी मुख्तलिफ पहलुओं में, तो मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड क्यों नहीं सिर्फ उनको मुनशियात क्यों सिखाई जाती है? ये बड़ा चले वो भी एडिक्टेड हो सकते हैं। अच्छा, तो ये खैर आपने देख लिया कि अच्छा अब जरा सेहत आमा से मुतालिक एक रेफरेंस आगे इस इशू को याद रखेंगे हम लोग। अच्छा जी, एक सेहत आमा से मुतालिक एक टॉपिक जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि आज दुनिया में हमें बताया गया है कि कैंसर से बचाव से आगाही का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मर्ज से बचाव और उसकी बरवक्त तशखीस की अहमियत को उजागर करना है। अच्छा, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम मुख्तलिफ तरह के कैंसर जब होते हैं तो उससे मुताल्लिक जो है वो अक्सर हम बात करते हैं कि जी आज फलाना कैंसर का दिन है, आज ये है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कैनवस है जिसके ऊपर बात की जाती है। माहिरीन ये बताते हैं कि ख़वातीन में छाती का सरतान, मर्दों में प्रोस्टेट और फेफड़ों और ख़वातीन में खून के कैंसर की शरह सबसे ज़्यादा है, जिसकी बुनियादी वजह जो है जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका खाना पीना है, और फिर एक्सरसाइज का ना करना है। कुछ केसेस में तंबाकू नोशी और कुछ में अल्कोहल का इस्तेमाल भी है। और साथ ही साथ कहा तो ये जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज़ाहिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार इंसान जिसम होने लगता है, इम्यूनिटी जो है वो डैमेज होती है। लेकिन बहुत से यंग लोगों में भी इस मर्ज़ की तशखीस हमने देखी है, सामने आई है। और अब काफ़ी तरक्की कर ली है मेडिकल साइंस ने, बर वक्त अगर इसकी तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है और इलाज से पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन मैंने सुना अब कोई वैक्सीन भी तैयार हो रही है जो कि वर्किंग ऑन इट। और अब ये है कि आप ये देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, मिसाल के तौर पर साइबर नाइफ से लेके काफ़ी सारे तरीके आ गए हैं कि स्टेज 1 और 2 के जो कैंसर्स होते हैं उनका इलाज हो सकता है। आई हर्ड दैट कि अब AI जो है उसकी मदद से कैंसर बढ़ने से पहले ही उसकी तशखीस हो जाएगी कि कैंसर बन रहा है। तो इस पर बात करें, तशखीस हो सकती है। जी, तो दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। हमारे इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर सादी रिजवी, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल केरन, बड़ा ज़बरदस्त एक ये हॉस्पिटल है, तो यहाँ से ये तशरीफ़ लाई है। थैंक यू सो मच सादी साहिबा दोबारा तशरीफ़ लाने के लिए। ये मुझे खुशी इस चीज़ की है कि यहाँ पर हम, अल्लाह का शुक्र है कि हम कई टॉपिक्स पे बात करना शुरू हुए हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से काफ़ी अवेयरनेस होती है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में होता है ये भी एक बड़ा संगीन मसला है और इसके ऊपर भी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि काफ़ी ज़ाहिर है कि मर्दों में भी ये मसाइल काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। कैंसर, वो कहते हैं ना कि सेल्स का बेतरतीब अंदाज में बढ़ते चले जाना उसकी वजह, लेकिन अभी तक कोई हकीकी कॉज इसका सामने नहीं आया। एक ब्लैंकेट तो हमने डाल दिया है कि जी लाइफस्टाइल है, फिर आप सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हकीकी वजह अभी तक ऐसा इतनी पता नहीं चल पाई। एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं और कुछ आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर की डेवलपमेंट में रिस्क माने जाते हैं। कार्सिनोजेंस माने जाते हैं। अच्छा, तो ये जो सेल का रोल है इसमें, गुड सेल बैड सेल, तो इनकी तादाद बढ़ जाती है? देखिए, गुड सेल बैड सेल नहीं, जब भी किसी भी एरिया में आपकी इरेगुलर ग्रोथ होगी, आपकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो जो आपकी लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करेगी तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ मानी जाती है। और व्हेनेवर देयर इज एबनॉर्मल ग्रोथ इट इज़ नोन एज
नियोप्लाज्म अच्छा। एंड नियोप्लाज्म में भी बेनाइन और मैलिग्नेंट। अब बेनाइन बेजर गिल्टियाँ होती हैं जो कि जगह मौजूद रहती हाँ हैं, मौजूद हैं, वो बन गई, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, निकालना चाहे निकाल दें, एक्टिव नहीं है। लेकिन जो मैलिग्नेंट गिल्टियाँ हैं या कैंसर्स हैं जो इस तरह की ग्रोथ हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो ब्लड के ज़रिए और लिम्फेटिक्स के ज़रिए आपकी एक जगह से निकल के दूसरे ऑर्गन्स में जाके फैलती हैं। मुझे एक बात बताइए, दैट इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से हम मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स को कहते हैं कि जड़ वाली गिल्टी या इस तरह की। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि अगर सिर्फ वैसे बेसिक्स को देखा जाए तो अगर सेल्स की ग्रोथ हो रही है तो उसूलन तो उसको खतरनाक या जानलेवा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं या कोई कंटिन्यूस इरिटेशन होती है। जैसे आप पान छालिया गुटखा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप गुटखा आपके मुंह में मुस्तकिल जो लोग रखते हैं वो एक ही साइड पे वो सारा दिन वहाँ रहता है एंड दैट इज कार्सिनोजेन एंड दैट इज इरिटेंट। वो उन सेल्स को उनकी जो सेल की शेप है उसको बिगाड़ देता है। जब वो सेल का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया तो अब वो जो ग्रो करेगा वो एबनॉर्मल ग्रो करेगा, वो बाकी सेल से मुख्तलिफ है। बाकी सेल से, और जो फैक्टर्स उसको रोकने के लिए वो उस एबनॉर्मल सेल पे इफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि हमारी बॉडी जब अपना डिफेंस मैकेनिज्म, वो डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे फेल होगा, वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती चली जाएगी। अच्छा, आज हम बड़ी बेसिक बातें जानना चाह रहे हैं। हमेशा इसकी तशखीस बहुत लेट क्यों होती है? वो सिम्टम्स कुछ ऐसे, जैसे एक आम बीमारी इंसान को होती है, फीवर होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, इसमें ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये कुछ कैंसर्स के लिए आप कह सकते हैं कि लेट तशखीस होती है। मेजॉरिटी कैंसर्स में लोगों की लापरवाही होती है जो वो लेट स्टेजेस में आके किसी हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास लैंड करते हैं। गिल्टी है, ये तो तकलीफ ही नहीं दे रही थी, उसको उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। ब्रेस्ट की गिल्टियाँ बहुत इजीली पैल्पेट हो जाती हैं, फील हो जाती हैं, लेकिन लोग उन्हें छुपाते हैं, उनको लेके नहीं आते कभी भी अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएं। सिमिलरली मुंह का कैंसर आपको नज़र आ रहा है, आपके मुंह में एक ज़ख़म बन रहा है जो कि नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, आप उसके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास नहीं आ रहे, आप लोकल डॉक्टर से, हकीमों से उसकी दवाई लेके यूज़ कर रहे हो, आप पेन किलर्स ले रहे हो, लेकिन आप उसके लिए किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में या प्रॉपर फिजिशियन के पास नहीं जा रहे और वो फिर बढ़ता जाएगा। सिमिलरली हाँ, कुछ कैंसर्स हैं, बिल्कुल आंतों का कैंसर है, वो आपको इनिशियल सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन उसके भी सिम्टम्स हैं, जैसे यूरिन में या आपके स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है, आपको इंडाइजेशन होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉवल हैबिट्स चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ये एक अलार्म आपकी बॉडी वो साइंस देना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। ट्रैक ऑफ दीज थिंग। मुझे ये बताएं कि ये, जैसे मैं बेसिकली आपसे ये पूछ रहा था कि अगर सेल्स बढ़ रहे हैं जी, तो उसूलन तो ये है कि चलो जी वो एक मिकदार से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये आपके लिए जानलेवा कब साबित होते हैं? वो कौन सा एलिमेंट आता है जब वो, और ये जो मेटास्टेसिस होता है ये क्या होता है? जानलेवा साबित अगर आप उन बढ़ते हुए सेल्स को डायग्नोस कर लो, उसी वक्त उनको निकाल दो उस एबनॉर्मल एरिया को, लेकिन अगर वही सेल्स के आपके ब्लड के ज़रिए या लिम्फेटिक्स के ज़रिए किसी और एरिया में लैंड कर गए तो फिर ये आपकी मेटास्टेसिस होती है। अच्छा। इसके सेल्स होते हैं, इनके लिक्विड्स होते हैं जो आपके ब्लड के ज़रिए आपके लिवर में, आपके लंग्स में जाके लैंड कर जाते हैं। देखिए, अब इसको एग्जाम्पलीफाई मैं इस तरह से करूँगी कि जैसे ब्लड के लोथड़े कभी कभार जाके आपकी हार्ट की वेसल्स को और उसको ब्लॉक कर देते हैं। सिमिलरली कैंसर सेल्स भी ब्लड के ज़रिए आपके लिम्फ नोड्स में और आपके लिवर, लंग एंड बोन्स में जाके, और ये जो कहा जाता है कि आजकल ज़ाहिर है कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हर कोई मुहक्किक बना हुआ और तहकीक होती रहती है इस हवाले से, कई लोग ये कहते हैं कि अगर इनकी जो खुराक है वो है शुगर, दे फेस्ट ऑन शुगर, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में से शुगर को निकाल दें तो ये इनके ऊपर बड़ा मनफी असर पड़ता है। होंगे कि आपको ना ये अटैक करे। ये कोई डेफिनेट नोन कॉज नहीं है। हाँ, रिस्क फैक्टर है बिल्कुल। हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, स्पेशली ये जो कोला ड्रिंक्स हैं, शुगरी बेवरेजेस, ये, इसके अलावा जो हम ये प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं वो उसमें कार्सिनोजेंस शामिल होते हैं, तो वो निकाल दें तो आपका रिस्क कम होगा बिल्कुल, लेकिन ये एक रिस्क है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल तो हम सब्जियां, मिसाल के तौर पर मैं अगर कराची की मिसाल, जो वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं वो जहाँ पर आ रही हैं उसके अंदर एकोलाई होता है, ठीक है। जिस फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं, आप जहाँ से आ रही हैं, कार्सिनोजेंस कितने हैं, केमिकल
कितने हैं, PM2 पार्टिकल्स कितने यहाँ पर हैं, तो पानी जो हम पी रहे हैं वो किस तरीके का है। तो मतलब अगर बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, चलें आपसे मेरा सवाल है, आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप इस मर्ज को सबसे ज़्यादा जानती हो, हम सबसे ज़्यादा जानती हैं, क्या आपने चेंजेस ऐसे किए हैं कि इन चीज़ों से बच पाए यहाँ पर कराची में रहते हुए? देखिए हम सारे ही इस वक्त इसी सेटअप में रह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। हाँ, वी शुड स्टार्ट फिजिकल एक्सरसाइज, एटलीस्ट हाफ एन आवर रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम से बचा सकती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में थोड़ा सा फास्ट फूड और जो हमारे ये जो प्रोसेस्ड फूड है इनको थोड़ा कम कर लें। ठीक है, हम ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन हम इसको थोड़ा कम माइनस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या कैंसर की गलत तशखीस भी होती है? क्योंकि दुनिया भर में ऐसे वाक़या इंडिया में अभी एक केस सामने आया था एक बच्ची का, लड़की का। देखिए, गलत तशखीस एज सच नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कैंसर्स जैसे अब आप खुद कह रहे हैं कि इर्रेगुलर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो इर्रेगुलर सेल्स, उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। उसमें ये होता है कि जब आप हिस्टोपैथोलॉजी करवा रहे होते हैं तो वो 2-3 तरह के आपको चेंजेस नज़र आ रही होती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हम उसको बाज़ औक़ात मिसगाइड हो जाते हैं कि ये कैंसर इस तरह का है या इस तरह का है। अच्छा। तो ये मिसगाइड, उसमें फिर ये होता है कि लेकिन ये अक्सर ज़्यादातर एडवांस केसेस होते हैं जिसमें ट्यूमर पूरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अच्छा। ठीक है। तो उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत कम, लेकिन अब इतनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के इतने मार्कर्स हैं कि हम डेफिनेट डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सादिया रिजवी हमारे साथ थी। और देखें, आपने जो करना है वो ये करना है, एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज नहीं कर सकते एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और शुगरी आइटम जो है जिसमें शुगर बहुत है उनको माइनस कर दें, कट करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त आएगा कि आपकी बॉडी को भी आदत हो जाएगी और आपको क्रेविंग भी नहीं होगी। यू आर व्हाट यू ईट, जितना एहतियात कर सकते हैं करें। अच्छा जी, बरतानिया में इसी से मुतालिक हमारे पास खबर यह है कि कैंसर से मुतासरा साबिक पुलिस एहलकार 28 साला एली की शादी की धूम है। बोन कैंसर की शिकार एली एक टांग खो चुकी हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास 6 माह से भी कम वक्त है। व्हील चेयर पर बैठी दुल्हन का हौसला देखने के काबिल था। और फिर ये कि क्रेडिट गोज टू द गाय एज वेल जो शादी कर रहे हैं इनसे, क्योंकि उनके लिए बड़ा एक इमोशनल एक मोमेंट होगा एंड दे आर डूइंग दिस। अगर 6 महीने से भी कम का वक्त है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट सदफ। बिल्कुल। और ये ऐसा मंज़र है, वाकई बड़ा जज्बाती किस्म का ये मंज़र है जिसको हम इस वक्त देख रहे हैं, और आपने सही पॉइंट आउट किया। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। दुआ गो हैं हम कि जितनी भी ज़िंदगी दोनों गुजारें, खुश खुर्रम गुजारें। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। चलिए जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा आपको बता दें कि सिंध भर की तमाम सरकारी जामियात में 16 जनवरी से क्लासों का बायकॉट जारी है। 16 से आज क्या तारीख हो गई, 4 फ़रवरी हो गई है। सिंध असेंबली जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री से मुतालिक बिल भी पास कर चुकी है, जिसके तहत PhD की शर्त तो बरकरार है, ताहम अब ब्यूरोक्रेट, दानिश्वर, शायर, अदीब भी वाइस चांसलर तैनात किए जा सकते हैं। तो ज़रा हम अनवर खान से बात कर लेते हैं। एहतजाज जारी है, क्या बना इसका, जी बताइए। जामिया कराची समेत सिंध भर की सरकारी जामियात के अंदर क्लासों का बाइकाट बदस्तूर जारी है। और मेरे पस मंज़र के अंदर ये जो आर्ट्स लॉबी आप देख रहे हैं, यहाँ हज़ारों तलबा व तालिबात आपको हुसूल इल्म के लिए नज़र आते थे। ताहम इल्म व तदरीस का ये सिलसिला अब मुनक़ता हो चुका है। असातिज़ा कराम कहते हैं कि बिल के अंदर तब्दीली लानी होगी। यूनिवर्सिटीज़ का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक डेमोक्रेटिक एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी ऐसा शख्स जिसको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उन ट्रेनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा, वो उसको समझे बगैर नहीं चला सकता। यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से चलती है। जहाँ हमारी उसूली मुखालिफत है ब्यूरोक्रेट्स की एज अ VC, उसकी बुनियादी वजह यही है कि ब्यूरोक्रेट्स ट्रेंड नहीं होते किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया भर का उसूल यही है। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो अमेंडमेंट्स आई हैं और वो इतनी जल्दी में आई हैं, असेंबली में भी डिस्कशन में नहीं आई हैं। अब तो चूँकि ये पार्ट हो गया है एक्ट का, तो इस वजह से हम ये गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी की जाए। इस वजह से एक मुलाकात की जाए फपवा साहब के साथ और उनकी जो तजावीज़ हैं वो उस बिल में शामिल करके इसको दोबारा असेंबली में पेश करके इसमें रिव्यू किया जा सकता है। तलबा व तालिबात ये कहते हैं कि उन्हें जामिया कराची आने के बावजूद हुसूल इल्म से महरूम रखा जा रहा है, और यही सूरत हाल सिंध भर की दीगर जामियात के अंदर है। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए कि प्रोटेस्ट हमारा यहाँ पर कंटिन्यू है। टीचर्स नहीं आ रही, हमारी क्लासेस का लॉस हो रहा है। अब टीचर्स और इंतज़ामिया का ये मसला है हुकूमत का,
तो उनके माबेन क्या बात चली है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारी तो क्लासें भी नहीं हो रही और पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। इतनी कन्वेंस करके इतने किराए लगा के आते हैं, इतनी दूर से आते हैं और यहाँ पे क्लासेस लेने आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो बाइकआउट चल रहे हैं। तलबा व तालिबात ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि असातिज़ा के मुतालबात से मुतालिक मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि सिंध भर की जामियात के अंदर तदरीसी अमल बहाल हो सके। कैमरामैन दिशान महबूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। चले जी, तो अनवर खान की हम थोड़ा सा रिपोर्ट नुमा हमने जो गुफ्तगू सुनी, लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए कितना मसला है कि वहाँ पर पहले कहा करते थे कि असातिज़ा को इज्जत और एहतराम दिया जाएगा, पुलिस वाले जहाँ उनको देखेंगे सैल्यूट करेंगे। उन्होंने कहा हर तरफ से हम बंदे लेके आएंगे, आप कर लें जो करना है। तो अब मैं यही उसके अंदर कह रहा हूँ कि ये फिर वाइस वर्सा होना चाहिए ना, कि अगर यहाँ पर कोई भी दानिश्वर ब्यूरोक्रेट सहाफ़ी भी कर लेते तो हम कम से कम इतना प्रोटेस्ट तो ना कर रहे। सहाफ़ियों को भेजना चाह रहे हैं आप, पहले ही वो आपको वाइस चांसलर बना देंगे कहीं पे तो फिर बुरा लगेगा आपको, वापस सहाफ़ी बन जाते हैं तो बस वुमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सदर अब्दुल जब्बार ना खोलें ये राज। तो खैर आ जाएं जी अगले टॉपिक पे। तो अब हम आपकी मुलाकात एक मल्टी टैलेंटेड लड़की से करवाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की पहली ड्रमर है, ड्रम साज है, क्या कुछ उर्दू में ड्रम साज कहेंगे, वैसे हम ड्रमर। ड्रम साज तो वो होगा ना जो ड्रम बनाते हैं, आई डोंट नो। हाँ अच्छा, लेकिन ये समाजी कारकुन भी हैं, मौसीकार भी हैं, इनका नाम बड़ा प्यारा है बीरू शान। हाँ। और बैन इंटरनेशनली भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का नाम भी आगे बढ़ा रही हैं। इन्होंने अमरीकी फ़नकारों की बाहमी इश्तराक से संगत की रुकन भी की है और उनकी भी रुकन है, और ढोल समिट के नाम से, वर्ल्ड पुरसुकून प्रोग्राम के नाम से मुशावरती बोर्ड में भी शामिल है। वाह जी वाह जी। और बीरू शान को जनूबी कोरिया की म्यूजिकल स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया था। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। Thank you so much. Unique and different in this attire and I really love this. Thank you. तो ये सारा बताइएगा, मैं तो शुक्र अदा कर रहा था कि शुक्र है नॉर्थ कोरिया ने आपको कोई वो नहीं नहीं, एक दफा हुआ था वहाँ पे ऐसा कि वहाँ नॉर्थ कोरिया में हालात कुछ खराब हुए, उन्होंने उसी वक्त रात में हमें बोला कि गाइस यू नीड टू इवैक्यूएट क्योंकि नॉर्थ कोरिया में हालात खराब हो गए। फिर उसके बाद शुक्र है कि वो सेटल डाउन हुए एंड फिर वी कंटिन्यूड विद आवर प्रोग्राम। वरना पता चलता आप वहाँ पर ड्रमिंग कर रही थी। मैं होती नहीं शायद। अब कैसे ये सब शुरू हुआ, ये शौक कैसे हुआ, यहाँ तक माशाल्लाह कैसे पहुँचे? इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ से है क्योंकि मैं लाहौर गई थी पढ़ने के लिए फैशन एंड डिज़ाइन, और हॉस्टल में मेरा टाइम कुछ अच्छा नहीं गुजरा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्या ऐसी चीज़ मैं करूं जो मुझे डाइवर्ट करे माहौल से ना। तो आई पिक्ड अप अ ड्रम और उसने मुझे काफ़ी फिर हेल्प किया कि मेरी मेंटल हेल्थ को, और मैं आई केम आउट ऑफ डिप्रेशन। और उस वक्त फिर मुझे रियलाइज़ मैंने किया कि ये कोई मैजिक है, तो मुझे इसको प्रॉपर पढ़ना चाहिए। अच्छा। जी। और फिर उसके बाद 2012 में मुझे चांस मिला एक म्यूज़िकल सीरीज़ में आने का। मैं सेलेक्ट हुई उसमें, जुल्फी भाई जो अभी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की कि यू शुड कंटिन्यू विद दिस। तो आपने अपने आप को सेल्फ एजुकेट किया? मैंने शुरू में सेल्फ एजुकेट किया। उस वक्त तो इतना ज़्यादा इंटरनेट का, उतना हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था उस वक्त। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं कराची आके नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से मैंने तबला सीखा उस्ताद बशीर खान साहब से, और उसके बाद फिर मुझे कोरिया की स्कॉलरशिप मिली। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ क्या सीखा? कोरियन ड्रम्स। हाँ, कोरियन ड्रम्स जो कि बिल्कुल हमारे ढोल की तरह होता है, और वो फनी सा नेम है, जंगू उसको कहते हैं, और वो बजता भी बेसिकली जंगों में ही और फेस्टिवल्स में ही है। तो उनका काफी तो वो एक कलेक्टिव तो नहीं कि आपने सीख के बजाना शुरू किया बॉर्डर के पास तो पता चला नॉर्थ कोरिया वाले कहते हैं इधर आ जाओ, कोई एक आदमी मिसाइल उड़ता नहीं, हमने इसको खुशी में बजाया, हमने उसको फेस्टिवल्स में बजाया। ये क्या है, व्हाट आर दीज? और ये बेसिकली हमारे यहाँ तो एक वो हमने देखा है ना कि वो देसी ड्रम्स जो बज रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो एक वो है भी। तो कितना मुख्तलिफ है ड्रमिंग मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर ड्रम्स की अपनी एक जो है अपनी जगह से एक वाकफियत है। जैसे हमारे ढोलों की मज़ारों से है, तबला की एक क्लासिकल है, तो इसी तरह बाहर भी ड्रम्स का जो है वो डिफरेंट वो है, लेकिन इसकी बहुत हिस्ट्री है ड्रम्स की, क्योंकि ये जंगों के ज़माने में भी इस्तेमाल किया गया है। अगर पीछे वी सी बैक देन,
और इस्लामिक उसमें देखें तो सुनने में हम सुनते हैं कि मुगल एरा में हुज़ूर बड़ा की इसका इस्तेमाल होता है। आमद पे डफ बजाती थी औरतें, तो इसका बड़ा एक हिस्टोरिकल भी और है। ये तबला तो हाथ से बजाया जाता है जी जी, ऐसे, और ड्रम्स उसके लिए ड्रम स्टिक से बजते हैं। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूँगी कि ड्रमर भी एक प्रोफेशन है, लेकिन मैं जो सीख के आई हूँ उसको परकशंस कहते हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट। और मैं एज अ परकशनिस्ट जो है प्रोफेशनली आप इसको हाँ बोलते हैं। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में वो इंस्ट्रूमेंट भी आ जाते हैं जिनको जो साउंड भी क्रिएट करते हैं, कोई भी साउंड, मतलब वो ये साउंड भी हो सकती है, वो ये साउंड भी हो सकती है, वो ये साउंड भी हो सकती है, एंड थेराप्यूटिक भी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा साउंड वेव्स, साउंड वाइब्रेशंस जो हैं, भाई वो नींद में इतना फायदा, मैं फ्रीक्वेंसीज की बात होती है ना, मैं आई वाज डिस्कसिंग विद सर, आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट अब जो लोगों का इलाज होगा वो साउंड से होगा, होना शुरू हो गया है, और द लैक ऑफ इट। हम कुछ आप अगर डेमोंस्ट्रेट प्लीज ये बताइए क्या है। ये बेसिकली इट्स अ रेन मेकर, ठीक है, और ये बारिश की आवाज़ निकालता है जो कि साउंड बेदिंग में यूज़ होता है। साउंड बेदिंग इज़ बेसिकली साउंड हीलिंग। तो उसमें वही फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस होती हैं और लोग आंखें बंद करते हैं और वो अपनी किसी दुनिया में चले जाते हैं। कितना खूबसूरत साउंड होता है वैसे। बिल्कुल, तो इस तरह कलेक्टिवली होता है ये, डिफरेंट पीपल मेक डिफरेंट साउंड्स और एक सेम फ्रीक्वेंसी पे वो दे प्ले समथिंग। सो आई जस्ट बॉट दिस रेन मेकर टुडे टू शो यू गाइस कि ये बारिश क्योंकि की ये इस आवाज़, वजह से है, वरना यहाँ पर आपको पता है वीरू ड्रम भी ला सकते थे लेकिन वो मैनेज नहीं होता। चलें तो अगर हम सुन लेते हैं तो खामोशी अगर हम रखें, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी। कर ले। ये बेसिकली बारिश की आवाज़ वो होती है। ओके, ओ तेज हो गई। वेरी नाइस, सो सूदिंग, सो रिलैक्सिंग। ऑलराइट, इसी तरह ओशन ड्रम भी होता है जिसमें ओशन की आवाज़ आती है, बट दिस इज बेसिकली लाइक अ बरसती बारिश, या खूबसूरत बरसती बारिश। ओह, यू कैन इमेजिन आंखें बंद करके। हाँ, इसी तरह ये शेकर्स हैं, ये भी परकशन इंस्ट्रूमेंट में आता है। आपने यूजुअली अगर गौर किया हो गानों के पीछे एक ये हाँ, यस, दिस इज नाइस, वेरी नाइस, ये चल रहा होता है। तो दिस स्मॉल इंस्ट्रूमेंट कैन मेक सो मेनी डिफरेंट साउंड्स। तो खवातीन जो है ना अपने घरों में ये जो पत्ती के डब्बे हैं, चीनी के डब्बे हैं, जो दालें पड़ी हैं, उनको देखे मेक साउंड। दिस इज लाइक अ DIY, यू नो, शेकर। बर्तन ना बजने शुरू हो जाए उसकी बहुत। नहीं, आई थिंक ये पता है रिदम हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। हम हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारे दिल की धड़कन, हमारी हर चीज इज रिदम। आपने तानसेन भी तो हुआ करते थे ना, आप सोचें। बिल्कुल इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया। सो उसमें क्या किया था, क्या कैसा फीडबैक आया? पहली बात तो ये कि मैंने बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया बिकॉज आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और वो भी एज अ वुमेन फीमेल म्यूजिशियन। तो वो तो देवर एंड ऑ के ये खातून तो वो कहते हैं वो तो पर्दा करती हैं वहाँ पे, और बड़ा डिफरेंट एक माहौल है। मीडिया पेश करता है ना कि टोपी पहनी हुई है, मर्दों ने सुरमा लगाया हुआ है। ठीक है, बुर्का भी, हिजाब भी बुरा नहीं है, लेकिन उनका परसेप्शन जो है ना वो हिजाब और उसको लेके बिल्कुल डिफरेंट है। उनको लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीनें बिल्कुल घरों में बंद हैं, कुछ भी नहीं कर रही। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था कि वाओ, वी आर सीइंग अ फीमेल म्यूजिशियन फ्रॉम पाकिस्तान। और हमने नहीं देखा, सिंगर्स देखे हैं बट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं देखे कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हो। तो मैं बहुत प्राउड फील किया मैंने कि ये तो मेरे लिए बहुत एक मोमेंट था, चाहे मैं US में थी या कोरिया में या कहीं और, कि मैंने एज अ पाकिस्तानी फीमेल म्यूजिशियन, फीमेल आर्टिस्ट जो है, मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। देख रहा होता हूँ मुख्तलिफ शोज़ पे, जब ये जो स्टार्स जाते हैं, जो म्यूजिशियंस जाते हैं, और ख़ास तौर पर वो जाके अब इन चीज़ों पे काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और दे वर, आई मीन लाइक, पता नहीं जेम्स गॉर्डन का या किसका शो था, तो उसके अंदर भी देयर वाज अ सिंगर हु केम, उन्होंने कहा कि आप एक कप से और फिर विद द स्पून आप साउंड क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन मेक दैट एज अ मेलोडी। सो और कितने परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अलावा? पूरी दुनिया है परकशंस की, इसमें इतने सारे, फिर हर रीजन के हिसाब से आ जाते हैं। जैसे लैटिन म्यूज़िक में जो साउथ अमेरिकन म्यूज़िक है उसमें डिफरेंट परकशंस हैं, और फिर अफ्रीकन म्यूज़िक में डिफरेंट परकशंस हैं। तो मतलब पूरी दुनिया भर में जो है वो परकशंस का बहुत ज़्यादा वो है, यूज़ है। क्या आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई इस हॉबी के बाद या इस प्रोफेशन के बाद?
आपको मुझसे क्या फीलिंग आ रही है? बहुत मैंने इनको कहा कि जैसे ही आप एंटर हुई हैं यहाँ का माहौल चेंज हो गया, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत वाइब्रेंट, अब एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई। वी आर स्माइलिंग ऑल द टाइम। बस ये मेरी जिंदगी में यही लेके आया, ये स्माइल एंड पॉजिटिविटी। दैट्स गुड। तो व्हेनेवर समबडी थ्रोज नेगेटिव एनर्जी एट यू तो आप फौरन ड्रम लेके शुरू हो जाती हैं। मैं उससे ड्रम बजवा देती हूँ। And what about this getup? I like this getup, this scarf. This is basically Kafia from Palestine, and this is on the support of Gaza. ये आपको as a gift मिला? ये हम लोग ये बिल्कुल गिफ्ट है, और हम लोग ने फंड रेजर किया था ऑस्टिन में विद माय अरब फ्रेंड्स, जो कि हम फ़लस्तीनी लोगों के लिए हम पैसे जमा कर रहे थे उनको भेजने के लिए। तो हमने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की, और फ़लस्तीनी गाने हमने मिडल ईस्टर्न जो थे वो हमने परफॉर्म किए। तो उसमें फिर ये हमने उनको सपोर्ट के लिए ये स्कार्फ्स हमने एंड वन लास्ट थिंग, क्या म्यूजिक सीखना चाहिए? बिकॉज आई वांट टू लर्न पियानो, क्योंकि आपका जो राइट माइंड है वो आपके लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और आपका लेफ्ट जो है राइट को, तो कोऑर्डिनेशन के लिए बेहतर है ये म्यूजिक। आई थिंक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन। इसलिए पूरी दुनिया में बच्चों के लिए भी सबसे ज़्यादा स्टार्ट ही आपका जब हैंड और ब्रेन कोऑर्डिनेशन होती है ना, कि इसको मुझे यहाँ रखना है, ब्लू को ब्लू में रखना है, ऑरेंज को ऑरेंज में रखना है। म्यूजिक हेल्प्स विद दैट, स्पेशली ड्रमिंग, बिकॉज इट टीचेस यू द लेफ्ट एंड राइट कोऑर्डिनेशन, व्हेन यू हैव टू हिट राइट या एंड व्हेन यू हैव टू हिट लेफ्ट। तो ये पूरी आपकी एक एक्सरसाइज है। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, Virushan, for your time. Thank you. और आप तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह we'll see you performing someday. इंशाल्लाह। Thank you so much. Good luck. Okay. अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं कि शाहरा फैसल पे कराची की बड़ी मशहूर मारूफ शाहरा है, और यहाँ से अगर एयरपोर्ट एक ही है, एम ए जिन्ना रोड भी है, और भी काफ़ी हैं। In that sense, जितनी अब यूनिवर्सिटी रोड का तस्करा नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि अगर शाहरा फैसल की बात करें तो हवाई अड्डे किसी ने जाना हो तो सबको पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, और फिर वहाँ से छोटी छोटी आर्टरीज निकल के आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाती हैं। लेकिन वहाँ पर जब आप मतलब आप क्रॉस करते हैं FTC, तो आपको एक साइड, लेफ्ट साइड पे एक कब्रिस्तान नज़र आता है, और वहाँ पर जो बसों वाले भी आवाज़ लगाते हैं, गोरा कब्रिस्तान, गोरा कब्रिस्तान, गोरा कब्रिस्तान। तो बेसिकली वो मसीही कब्रिस्तान है। और फिर उसके पास ही एक होटल भी हुआ करता था मशहूर मारूफ आगे, लेकिन फिर अब ये है कि वो SIUT के लिए वो वक्फ कर दिया गया है। तो ये कब्रिस्तान कब से बना, लेकिन अभी ज़बूहाली का शिकार है, क्या सिचुएशन है, इशरत खान हमें बता रही है। आज हम आपको एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाते हैं जो 250 साल पुराना है और 2000 से ज़ायद कब्रों पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 लाख से ज़ायद मुर्दे दफन हैं। तो आइए चल, अगर आप शाहरा फैसल पर सफर करें तो आपको एक कब्रिस्तान नजर आएगा, मसीही कब्रिस्तान, जो अपने मकीनों की मुनासबत से गोरा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। 1850 में कायम होने वाला ये कब्रिस्तान बरतानवी दौर की याद दिलाता है। 140 फुट बुलंद स्लेब वाले 26 एकड़ पर फैले इस कब्रिस्तान में जहां कई नामवर शख्सियात मदफून हैं, वहीं पोलैंड के 58 बाशिंदे भी अब्दी नींद सो रहे हैं। इस तारीखी कब्रिस्तान में पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहलाई जाने वाली जर्मन निजात पाकिस्तानी खातून डॉक्टर रुथ फाओ भी अब्दी नींद सो रही हैं। टूट फूट का शिकार 4 दीवारी तो कहीं कचरे घास फूस से अटी टूटी जली कब्रें, कहीं सर और बाजू गुनवाए मुजस्मे और खस्ता हाल स्लेब और कतबे। इस शहर खामोशा की हर कब्र में कई मुर्दे दफन हैं। आबादी जो है ऐसे ही करती है, क्योंकि तंग भी करते हैं, कचरा भी सारा गंदे से गंदा कचरा भी कब्रिस्तान में फेंकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने तौर पे सफाई करते हैं। कराची कंटोनमेंट बोर्ड को भी लिखा, पुलिस को भी लिखा, फैमिलीज़ को भी लिखा जिनकी कब्रें हैं, जिनके प्यारे यहाँ दफन है। मैंने सारे कदीमा वालों से भी कहा था, वो आते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, नाम लिखते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद ख़त्म। बेबसी की तस्वीर पेश करता ये तारीखी विरसा अब इंतजामिया की नजर करम का मुंतजिर है। गोरा कब्रिस्तान गुमनाम तारीख का वो अलमिया है जिस पर हर गुजरते पल के साथ वक्त अपनी धूल जमा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। चले जी, ये तो बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। और चलें जी, अब वक्त आन पहुंचा है आपसे इजाज़त लेने का। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।